now. आदरणीय डायरेक्टर एकेडमिक श्री जोसेफ इमैनुअल जी, सीबीएसई शाखा से जुड़े मेरे सभी साथी, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के सभी विशेषज्ञ एवं हमारे सीबीएसई स्कूलों से जुड़े सभी शिक्षकगण, मैं आप सभी का कक्षा 9वीं 10वीं हेतु हिंदी विषय पर तैयार किए गए लर्निंग स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क पर परामर्श हेतु इस वेबिनार में आपका स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई अपने विद्यालयों में दक्षता आधारित शिक्षा का श्री गणेश वर्ष 2019 में कर चुका है तथा जिसकी सिफारिश वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति 2020 में भी बड़े पुरजोर अंदाज से की गई है और इसी वजह से सीबीएसई की इस पहल को एक वैधानिक समर्थन भी मिला है। आप इस तथ्य के भी साक्षी हैं कि सीबीएसई द्वारा दक्षता आधारित शिक्षा को लागू करने के सभी यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं। बोर्ड द्वारा शिक्षकों हेतु टर्म टीचर्स एनर्जी रिसोर्स मटेरियल भी बनाया गया है, जो कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक मुख्य विषयों में तय दक्षताओं का पाठ्य पुस्तकों के पाठों से सटीक प्रतिचित्रण करता है। बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं तथा 12वीं की परीक्षाओं में 10% प्रतिवर्ष की दर से संदर्भ आधारित उच्च दक्षता वाले प्रश्नों को भी सम्मिलित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सृजनात्मक एवं विश्लेषणात्मक दक्षताओं के विकास हेतु प्रति सप्ताह प्रश्न भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। दक्षता आधारित प्रश्नों के बैंक भी तैयार करवाए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों की कड़ी में अजीम प्रेम जी फाउंडेशन तथा सीबीएसई की सहभागिता से सभी मुख्य विषयों में कक्षा 9वीं 10वीं की शिक्षिकाओं हेतु लर्निंग स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क तैयार किए गए हैं। ऐसा कक्षा 11वीं में 12वीं हेतु भी किया जा रहा है। आज का यह वेबिनार हिंदी विषय पर तैयार कक्षा 9वीं 10वीं हेतु लर्निंग स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क पर आपसे विचार विमर्श और परामर्श हेतु आयोजित किया गया है। आप सभी को इस वेबिनार के पश्चात फ्रेमवर्क की प्रति उपलब्ध करवा दी जाएगी तथा इस पर आप अपने विचार कैसे साझा कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी हमारी सहयोगी संस्था सिविस द्वारा प्रदान की जाएगी। साथियों, हम इस वेबिनार का शुभारंभ सीबीएसई शैक्षणिक निदेशक डॉक्टर जोसेफ इमैनुअल के उद्भाषण से करेंगे। अतः मैं बड़े आदर के साथ डॉक्टर जोसेफ इमैनुअल जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस वेबिनार के विषय में अपने विचार हमारे समक्ष रखें। डॉक्टर जोसेफ इमैनुअल। धन्यवाद हिलाल जी। मेरे साथ जुड़े हुए सीबीएसई का साथियों, असीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी का फैकल्टीज, all the teachers who are joining us on this platform for this webinar, आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। ये कार्यक्रम आयोजन करने के लिए मेरे साथी हिलाल जी, डॉक्टर श्वेता सिंह, डॉक्टर आंचल, डॉक्टर शिल्पी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सीबीएसई 2019 से कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के लिए काफी प्रयास कर रहे। ये हमारा न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी एक महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन। सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन हमारा स्कूलों में कैसे लागू करना, हमारा जो स्कूल सिस्टम कैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के लिए तैयार करना, कैसे इसको आगे बढ़ाना, इसको ध्यान में रखते हुए काफी योजना सीबीएसई तैयार कर रहे हैं। उसके लिए असीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी का काफी योगदान मिला है। तो सीबीएसई और असीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी दोनों का सहयोग से ये कार्यक्रम आज आपके सामने हम लोग आयोजन कर रहे हैं। ये वेबिनार बेसिकली टीचर्स कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे। टीचर्स का फीडबैक हमारा जो लर्निंग फ्रेमवर्क को एम्पावर करने के लिए, रिफाइन करने के लिए काफी मदद करेगा। तो इसलिए आप लोग ये वेबिनार के बाद आपका जो फीडबैक सीबीएसई को जरूर भेजिएगा। उसके लिए भी सिस्टम है, सिविस का प्लेटफॉर्म का थ्रू आप उसका फीडबैक दे सकते। ये फीडबैक के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट फाइनलाइज करके हम आपका सामने रखेंगे। ये आपको आगे टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट इन हिंदी, पर्टिकुलरली लैंग्वेज टीचिंग के लिए काफी मदद करेगा। तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी वन ऑफ द एसेंशियल कॉम्पिटेंसी है आज का टाइम में।
and it will lead to other competencies also, क्योंकि लैंग्वेज से ही अदर कॉम्पिटेंसीज का डोर्स खुलता है। तो इसलिए लैंग्वेज लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट हिंदी का बहुत बड़ा महत्व है, योगदान है। तो इसलिए हिंदी का ये वेबिनार बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब इसमें अच्छे से भाग लेके इसका फायदा उठाएं। आप सबको धन्यवाद, आप सबको पुनः अभिनंदन। इस कार्यक्रम में आप भाग लेने के लिए आप सबको मैं पुनः बधाई देता हूं, और हिलाल जी आपको आगे बढ़ाने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने संक्षेप में परंतु बड़े ही प्रभावी ढंग से कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के संदर्भ में भाषाई कौशलों के महत्व पर हम सभी का ध्यान आकर्षित किया। साथ ही सीबीएसई द्वारा नई शिक्षा नीति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सीबीएसई की प्रतिबद्धता को दोहराया। मैं आपका इस वेबिनार में प्रस्तुत किए जाने वाली जानकारी हेतु आवश्यक संदर्भ प्रस्तुत करने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, इस लर्निंग स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क के निर्माण के पीछे एक पूरा इतिहास रहा है, जिसके कुछ अंश आपके साथ साझा करने इसलिए आवश्यक हैं, जिससे इसकी सार्थकता व अपरिहार्यता सिद्ध हो सके। एक शैक्षिक तंत्र का स्वास्थ्य इस तथ्य पर निर्भर करता है कि वह किस हद तक अपने तय उद्देश्यों को पाने में सफल रहा। इसका अंदाजा उसके छात्रों की निश्चित लक्ष्यों में उपलब्धि से लगाया जाता है। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में छात्रों की भाषा के क्षेत्र में उपलब्धि के विषय में किए गए सरकारी व गैर सरकारी सर्वेक्षणों के परिणाम बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहे हैं। इसके चलते वर्ष 2017 में यह निश्चय किया गया कि सीखने के परिणामों का कक्षानुसार संकलन होना चाहिए, ताकि शिक्षक इन पर ध्यान केंद्रित कर छात्रों में महत्वपूर्ण दक्षताएं सुनिश्चित कर सके। इसलिए एनसीईआरटी द्वारा प्राथमिक कक्षाओं हेतु सीखने की संपत्तियां वर्ष 2017 में प्रकाशित की गईं। हालांकि पारंपरिक तौर से सीबीएसई का कार्यक्षेत्र कक्षा 9वीं से प्रारंभ होता है, पर क्योंकि कक्षा 9वीं में शिक्षा की गुणवत्ता सीधे-सीधे कक्षा 8वीं तक अपनाए गए मानदंडों पर निर्भर करती है, इसलिए सीबीएसई द्वारा जनवरी 2019 में एनसीईआरटी की प्रारंभिक कक्षाओं हेतु प्रकाशित सीखने की संपत्तियों को बोर्ड द्वारा अंगीकार किया गया और इसका अनुगमन करते हुए कक्षा 9वीं व 10वीं हेतु प्रकाशित संपत्तियों को मई 2020 में अपनाया गया। जैसा सर्वविदित है कि किसी विचार को अपनाना अथवा उससे प्रभावित होना जितना आसान, जितना सरल होता है, वास्तविकता में उसे लागू करना उतना ही दुष्कर होता है। ऐसा ही कुछ एनसीईआरटी प्रतिपादित लर्निंग आउटकम्स के साथ भी हुआ है। एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित सीखने की संपत्तियां बेहद बृहद एवं लचीली हैं तथा प्राप्त प्रतिपुष्टियों के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षकों के एक बड़े वर्ग को इनके अर्थग्रहण ज्ञान क्षेत्रों की सीमा तथा इनके कक्षा में प्रयोग के विषय में कुछ अस्पष्टता रही है। दरअसल एनसीईआरटी द्वारा प्रतिपादित सीखने के परिणामों का पठन सामग्री, पेडागोजी एवं आकलन पद्धति से स्पष्ट रूप से निरूपण नहीं किया गया है। हालांकि पेडागोजी अलग से अवश्य बताई गई है। ऐसा कदाचित इसलिए किया गया है कि अलग-अलग शिक्षा बोर्ड्स द्वारा अलग-अलग पठन सामग्री का उपयोग किया जाता है और लर्निंग स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क जो लर्निंग स्टैंडर्ड्स उन्होंने प्रतिपादित किए हैं, उनकी प्रकृति भी केवल सजेस्टिव है। चूँकि सीबीएसई द्वारा एनसीईआरटी की पुस्तकों का उपयोग किया जाता है, इसलिए हमें शिक्षकों को प्रतिपादित अधिगम परिणामों को समझाने के लिए किसी ऐसे लर्निंग स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क की आवश्यकता महसूस हुई, जो शिक्षा के उद्देश्यों, सीखने के परिणामों, एनसीईआरटी पुस्तकों में उपलब्ध पठन सामग्री, शिक्षण प्रक्रिया एवं आकलन पद्धति सभी को एक सूत्र में पिरोकर एक स्ट्रक्चर्ड कॉन्सेप्चुअल मैप अथवा एक संरचित सांकल्पिक चित्रण प्रस्तुत कर सके। इसके साथ-साथ यह फ्रेमवर्क यह विवरण भी प्रदान करने में सक्षम हो कि परिणामों की उपलब्धि को किस प्रकार सुगम बनाया जाए, उन्हें किस प्रकार के प्रश्नों का उपयोग कर अधिक विश्वसनीय व वैध प्रकार से मापा जाए आदि। अब तक इस संदर्भ में किसी अन्य संसाधन की अनुपस्थिति के कारण सीबीएसई का दायित्व हो जाता था कि लर्निंग मानदंडों की उपयुक्त रूपरेखा इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाली उन संस्थाओं जो सीबीएसई से साझेदारी में इच्छुक हों की सहायता से विकसित की जाए।
जो शिक्षकों तथा परीक्षकों के बीच सिखाने व जांचने को लेकर एक कॉमन समझ बनाने में सहायक, जिसमें एनसीईआरटी द्वारा प्रतिपादित दक्षताओं का अधिक स्पष्ट, मापने योग्य तथा प्रसंगोचित उपलब्धि मानकों में निरूपण हो सके, जो शिक्षकों को न केवल दक्षताओं का आभास कराए, अपितु कक्षा में उन्हें किस प्रकार क्रियात्मक रूप में कार्यान्वित किया जाए, इसकी भी जानकारी उपलब्ध कराए। जो शिक्षकों को ऐसे दृष्टांत प्रदान करे, जिससे कि आकलन हेतु उन्हें उचित प्रतिमान और विचारों की प्राप्ति हो सके। जहाँ पाठ्यचर्या यह बताती है कि क्या पढ़ाया जाना है, लर्निंग स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क सीखने के अपेक्षित परिणामों का पाठ्यचर्या सामग्री एवं पेडागोजी से निरूपण कर यह बताता है कि सीखने के साक्ष्य कैसे जुटाए जाएं। इसके अलावा फ्रेमवर्क यह विवरण देता है कि लर्निंग एवं मूल्यांकन को कैसे संचालित किया जाना है। यह सिद्धांत और व्यवहार को जोड़कर क्या और कैसे दोनों ही की व्याख्या करता है। लर्निंग एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया की समझ अलग-अलग शिक्षकों में अलग-अलग हो सकती है। सीबीएसई के 9 लाख से अधिक शिक्षकों में से कोई 70 से 80 हजार हिंदी विषय से जुड़े हुए हैं। यह सभी देश के विभिन्न भागों में कार्यरत हैं। सभी की समझ भी जुदा है, परंतु आकलन को व्यावहारिक बनाए जाने के लिए यह आवश्यक है कि सीखने के परिणामों का कहीं न कोई कोई बेंचमार्क हो, जिससे बच्चों तथा शिक्षा तंत्र की उपलब्धि तय की जा सके। ऐसा करने के लिए एक ठोस, सुस्पष्ट व कॉमन फ्रेमवर्क की आवश्यकता थी, जो उपलब्धियों को मापने के लिए प्रश्नों के डिजाइन और पठन सामग्री के बीच के लिंक को स्पष्ट कर बेंचमार्क तय करने के साथ-साथ यह भी तय कर सके कि लर्निंग व मूल्यांकन के लिए क्या उपयुक्त है, क्या व्यवहार्य है। असल में फ्रेमवर्क ऐसा हो जो एक सामूहिक संदर्भ प्रणाली के रूप में शिक्षकों एवं परीक्षकों का मार्गदर्शन कर सके। सीबीएसई द्वारा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से ऐसे ही उद्देश्यों को पूरा करने हेतु यह सुस्पष्ट अधिगम मानदंड फ्रेमवर्क विकसित किया गया है। फ्रेमवर्क में कक्षा 9वीं तथा 10वीं में क्रमोत्तर विकास हेतु दक्षताओं का बहुत ही सरल वर्गीकरण किया गया है, जिससे उन्हें प्राप्त करवाने में आसानी होगी। एक मुख्य लर्निंग आउटकम के साथ-साथ मापन योग्य छोटी-छोटी 3-4 और आउटकम्स को आसानी हेतु सम्मिलित किया गया है। लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने हेतु उपयुक्त शिक्षण पद्धतियों की बहुत ही खूबसूरत पेयरिंग की गई है। सबसे अधिक उपयोगी जानकारी लर्निंग आउटकम पाठों से शिक्षण प्रक्रिया, समय अवधि व आकलन विधियों को जोड़कर दी गई है। प्रश्न पत्र का निर्माण करने हेतु आदर्श प्रश्न पत्र का डिजाइन बताया गया है। इसके अतिरिक्त आकलन हेतु प्रश्न और अंक योजना के सैंपल के साथ अच्छे प्रश्न बनाने और जांचे जाने के लिए विस्तृत जानकारी यह फ्रेमवर्क अपने आप में समेटे हुए है। जैसा शोध से सामने आया है कि बोर्ड के प्रश्न पत्रों में प्रश्नों का स्तर अधिकतर ज्ञानाधारित होता है। खास तौर से अपठित गद्यांशों में केवल कुछ संकेतों के आधार पर ही उत्तर दिए जा सकते हैं, या कुछ प्रश्न तो अपठित अंश पर आधारित ही नहीं पाए जाते हैं। इन सब तथ्यों को ध्यान में रख फ्रेमवर्क बहुत ही सुंदर तरीके से उच्च क्षमता वाले प्रश्न जो आम जीवन से जुड़ी परिस्थितियों में समस्या समाधान हेतु ज्ञान व बोध की प्रायोगिकता पर आधारित हों, उनके उत्तम दृष्टांत व बनाने की विधि को साझा करता है। यह संसाधन आकलन के क्षेत्र में निश्चित रूप से ये एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। हम सभी से आप सभी से ये अनुरोध है कि इसे पूरी तरह से पढ़कर अपने विचार व प्रतिपुष्टि हमसे साझा करें। हमारी कोशिश हरगिज़ भी आपकी सृजनात्मकता को कम करना नहीं है। आप अपनी स्वयं की भी संरचना विकसित कर सकते हैं, परंतु जैसा मैंने पहले कहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कहीं न कहीं कुछ मानदंडों पर सहमति बननी चाहिए। यह फ्रेमवर्क तो शायद लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तय करने का प्रयास है। हमें पूरा विश्वास है कि आप व्यक्तिगत रूप से उच्चतम मानदंड प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। एनसीईआरटी द्वारा विकसित लर्निंग आउटकम्स इसीलिए प्रेस्क्रिप्टिव ना होकर सजेस्टिव हैं, तथा हमारा यह फ्रेमवर्क इन दोनों अवस्थाओं के बीच बफर अवस्था में है। कम से कम उपलब्धि के लिए प्रेस्क्रिप्टिव तथा इससे आगे जाने वालों के लिए सजेस्टिव। लर्निंग फ्रेमवर्क का सार यदि समझना हो तो यूं कहा जा सकता है कि यह ऐसा प्रयास है जिससे अच्छे शिक्षक की परिभाषा उस शिक्षक से जो इतनी अच्छी तरह से समझाता हो कि विद्यार्थी तुरंत समझ जाते हो, से बदलकर उस शिक्षक में परिवर्तित करना है जो छात्रों को ऐसे समझाए, जो उन्हें ऐसे मौके दे कि वे अपनी समझ की अभिव्यक्ति करने में ऐसे सक्षम हो जाएं कि उनकी उपलब्धि आसानी से देखी और मापी जा सके।
फ्रेमवर्क अब तक उपलब्ध भाषा शिक्षण से संबंधित पॉलिसीज और संसाधनों पर अनुसंधान कर तैयार किया गया है। आप इसमें दी गई अधिकतर जानकारी से पहले से ही परिचित हैं। यहाँ इसकी पैकेजिंग एक नए अंदाज में कर आपको एक कंप्लीट पर्सपेक्टिव देने की ही रही है, इसीलिए इसके आकार के कारण हतोत्साहित होने की ज़रा-सी भी आवश्यकता नहीं है। हमें यह याद रखना चाहिए कि इसका अनुपालन हमें अपनी समझ बनाकर छोटे-छोटे चरणों में करना है। आप सहोदय के माध्यम से अथवा हब्स ऑफ लर्निंग के माध्यम से कार्यशालाओं का आयोजन कर एक-दूसरे की सहायता कर सकते हैं। आप इस संबंध में सीबीएसई सेशन आयोजित करवाने हेतु अपने नज़दीकी उत्कृष्टता केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। जैसे अंग्रेजी में कहावत है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, तो मैं फ्रेमवर्क के सैद्धांतिक आधार, अनुसंधान, रूपरेखा, इसकी विशेषताओं एवं उपयोगिता के बारे में संवाद करने हेतु हमारे साथ अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से जुड़ रहे विशेषज्ञों से आपका परिचय करवाना चाहूंगा। हमारे साथ हैं सुश्री आंचल चोमल, जिन्होंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से इस फ्रेमवर्क को बनवाने में एक सूत्रधार की भूमिका अदा की है। आंचल अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में असेसमेंट का काम संभालती हैं। वह अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर छात्रों को शैक्षिक मूल्यांकन पढ़ाती हैं और मूल्यांकन सुधारों को लागू करने में भारत भर में विभिन्न राज्य सरकारों के साथ काम कर रही हैं। उन्होंने जेएनयू से स्नातकोत्तर और प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से बीएससी किया है। अगला नाम डॉक्टर मनीष शुक्ल का है, जिन्होंने जेएनयू के भाषा साहित्य एवं संस्कृति अध्ययन संस्थान से हिंदी में एमए, एमफिल और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। इन्हें हिंदी भाषा और रचनात्मक लेखन को पढ़ाने का अनुभव प्राप्त है। मनीष जी भांत-भांत के शिक्षक संसाधनों जैसे टीचर्स रिसोर्स मॉड्यूल्स, वर्कशीट्स, असेसमेंट टूल्स, प्रश्न पत्र और रूब्रिक्स आदि के निर्माण जैसे दायित्वों का भी निर्वहन कर रहे हैं। इसी क्रम में अगला नाम श्री अमित मिश्र का है, जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। श्री मिश्र राजस्थान में स्थित अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के फील्ड इंस्टीट्यूट में भाषा टीम के सदस्य हैं। 8 सालों से भाषा शिक्षण और शिक्षण प्रक्रिया आदि विषयों पर प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शासकीय शिक्षकों के साथ प्रशिक्षण आधारित क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं। हमें यहाँ डॉक्टर गीतिका भंडारी का भी सानिध्य प्राप्त है, जो अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से काम कर रही हैं। इनका मुख्य काम शिक्षकों के शैक्षणिक विकास के लिए विभिन्न प्रोग्राम करना तथा वृहद स्तर के आकलन को डिजाइन एवं इम्प्लीमेंट करना है। इस कड़ी का अंतिम नाम श्री चंदन लाल जी का है, जो मध्य प्रदेश में स्थित अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के फील्ड इंस्टीट्यूट में भाषा टीम के सदस्य हैं। शुरुआती भाषा शिक्षण और शिक्षण प्रक्रिया विषयों पर प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शासकीय शिक्षकों के साथ प्रशिक्षण आधारित क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं। मैं आंचल चोमल जी से अनुग्रह करूंगा कि वे अपना प्रेजेंटेशन दे करके हम सभी लोगों का ज्ञानवर्धन करें। धन्यवाद सर। और एक बार फिर वेबिनार्स में जुड़े हमारे सभी साथियों को पुनः नमस्कार। जैसा कि जोसेफ सर ने कहा और हिलाल सर ने भी कहा कि ये हमारी वेबिनार श्रृंखला की चौथी कड़ी है, जिसमें हम हिंदी भाषा पर कुछ बातचीत रखेंगे आपके सामने। चूंकि हम हिंदी की बात कर रहे हैं, मुझे नेल्सन मंडेला जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध कोट याद आ रहा है। मैं उसे रखते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी। उन्होंने कहा है भाषा के संबंध में कि यदि तुम एक व्यक्ति से उस भाषा में बात करते हो जिसे वह समझता है, तो ऐसी भाषा उसके दिमाग में प्रवेश करती है। यदि तुम उस व्यक्ति से उसी की भाषा में बात करते हो, तो वह उसके हृदय तक पहुंचती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाषा एक तौर से हमारे अस्तित्व के केंद्र में है। भाषा के माध्यम से ना केवल हम सोचना, समझना, कल्पना करते हैं, पर भाषा हमें ये सक्षमता भी देती है कि हम अपनी बातों को, अपने अनुभवों को, अपने विचारों को बयां कर सकें। भाषा इस तौर पर अगर देखी जाए तो एक बुनियादी कौशल के तौर पर उभर कर आती है और हमारी स्कूली शिक्षा में इस विषय की बहुत महत्वपूर्णता है। आज अगर देखा जाए तो मैं अपनी बात आप लोगों से इसी तरह साझा कर पा रही हूँ क्योंकि हम एक भाषा को समझते हैं। तो चलिए लर्निंग स्टैंडर्ड्स फ्रेमवर्क पर बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमने भाषा को किस रूप में देखा है। आमतौर पर अगर देखा जाए तो एक शिक्षक के लिए कई
शैक्षणिक सामग्रियां उपलब्ध होती है भाषा शिक्षा को करने के लिए। उसके पास एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, कुछ निर्धारित पाठ्य पुस्तकें होती है, एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित लर्निंग आउटकम्स होते हैं, अपनी पाठ्य योजना होती है और शिक्षक कोशिश ये करते हैं कि इन सभी दस्तावेजों के बीच में एक सामंजस्य बनाकर आगे चल पाए। अब ये करने के दौरान शिक्षकों के पास 2 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जिसके साथ वो जद्दोजहद करते हैं। पहला कि क्या मैं अपने बच्चों के स्तर अनुसार ऐसी पाठ योजना बना पाऊं जिससे कि बच्चे सीख पाएं, भाषा के वो मूल कौशल सीख पाएं। तो पहली चुनौती शिक्षकों के पास ये होती है। दूसरी चुनौती उनके पास ये भी होती है कि मैं ऐसी कक्षा प्रक्रियाओं को अपने कक्षा में शामिल करूं जिससे भाषा शिक्षण के जो उद्देश्य हैं और शिक्षा के जो वृहद उद्देश्य हैं उसकी भी पूर्ति हो पाए। हालांकि ये बात हम सभी जानते हैं कि पब्लिक डोमेन में ऐसे कई दस्तावेज आए हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि भाषा क्यों जरूरी है और भाषा शिक्षण कैसा होना चाहिए। पर साथ ही इस चीज की भी जरूरत महसूस होती है कि क्यों ना इन सभी चीजों को एक साथ लाया जाए, एक साथ प्रस्तुत किया जाए, जिससे हमारे शिक्षक साथियों के लिए एक तरह से वन स्टॉप डॉक्यूमेंट बने जिसमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक सरल तरीके से उनके पास हाजिर हो। तो इसी प्रयास को आगे ले जाते हुए हमने इस लर्निंग फ्रेमवर्क दस्तावेज को बनाने की कोशिश की है। उम्मीद ये है कि इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से सभी लोग जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, खासकर भाषा शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उनमें एक साझी समझ का विकास होगा भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को लेकर, भाषा शिक्षण के आउटकम्स को लेकर, भाषा शिक्षण से जुड़ी प्रक्रियाओं को लेकर और आकलन को लेकर। अगर हम आगे चलें और इस पर बात करें कि आखिर इस दस्तावेज का खाका कैसा है, तो अगर संरचना की बात करें हम इस डॉक्यूमेंट की, तो इसके 9 भाग हैं, कुल 9 भाग हैं। देखा जाए तो इन 9 भागों को हम 2 बड़े हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। इसका जो पहला हिस्सा है वो इस डॉक्यूमेंट के सैद्धांतिक पक्ष को रखता है और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो ये प्रयास करता है कि जो सैद्धांतिक पक्ष में बातें की गई है उन सिद्धांतों को शिक्षक अपनी कक्षा में किस तरह से ले जा सकेंगे। तो पहले पक्ष की बात मैं रखती हूँ। इसके पहले भाग में 6 चीजों पर मूलभूत तरह से बात की गई है। पहला कि ये जो भाषा की हम बात करते हैं, हिंदी भाषा की हम जो बात करते हैं, इस विषय की प्रकृति क्या है, भाषा शिक्षण किस तरह से गणितीय शिक्षण या सामाजिक विज्ञान या विज्ञान के शिक्षण से इतर है। तो इसका एक भाग इस चीज पर बात करता है। दूसरा भाग इस पर बात करता है कि माध्यमिक स्तर पर भाषा से हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, प्रत्येक बच्चों में वो कौन से मूलभूत कौशल हैं, वो कौन सी दक्षताएं हैं जो भाषा के माध्यम से हम प्रदान करना चाहते हैं। तीसरा इसका जो हिस्सा है वो इस पर बात करता है कि हमारे पाठ्य पुस्तक में जो अलग अलग विषय वस्तु हैं उसको क्या हम किसी तरह से, किसी व्यवस्थित तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे कि भाषा शिक्षा के जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो पाए। चौथा इसका हिस्से में ये बात होती है कि जब हम कहते हैं कि एक बच्चा भाषा में सोचता है, एक भाषा में सोचता है, तो उस सोचने का मतलब क्या होता है, What does thinking mean in a language? उसके अलग अलग संज्ञानात्मक स्तर क्या होते हैं, कल्पना करने का मतलब क्या होता है, सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है, विश्लेषण का मतलब क्या होता है। तो इस दस्तावेज में बहुत सारी बात इस पर की गई है। इसका 5वां आयाम इस पर बात करता है कि ये तमाम संज्ञानात्मक स्तर, ये तमाम कंटेंट डोमेन्स किस तरह से लर्निंग आउटकम्स के साथ जुड़ते हुए नजर आते हैं जो कि एनसीईआरटी ने प्रकाशित किए हैं। अब जो बात हमारे डॉक्टर हिलाल इसके पहले कह रहे थे वो बात पर गौर फरमाना यहाँ पर बहुत जरूरी है कि कई बार शिक्षकों को ये आउटकम्स काफी एब्स्ट्रैक्ट लगते हैं और जरूरत पड़ती है इसकी कि इन्हें थोड़ा कॉन्क्रीट फॉर्म में, थोड़ा स्पष्ट फॉर्म में हमारे शिक्षकों के पास ले जाया जा सके। इसलिए इस डॉक्यूमेंट में प्रयास किया गया है कि ये जो आउटकम्स है उनको दक्षताओं के माध्यम से और स्पष्ट किया जाए जिससे शिक्षक के पास चाहे कोई भी विषय वस्तु क्यों ना हो, लेकिन उसकी जो मंजिल है वो उन दक्षताओं को हासिल करने तक उनको ले जाने में मदद करे। तो आउटकम्स जो दिए गए हैं उनको छोटी छोटी दक्षताओं में विभाजित करने का प्रयास किया गया है इस दस्तावेज में। ये 6 पहलू मिलके इस
दस्तावेज के जो सैद्धांतिक पक्ष है उसको रखने की कोशिश करते हैं। इसके जो बाकी 3 भाग हैं वो इस पर बात करते हैं कि शिक्षक अपनी कक्षा में जब पाठ्य योजना बनाते हैं, जब शिक्षण प्रक्रियाओं का चयन करते हैं और जब आकलन प्रक्रियाओं का चयन करते हैं, तो उनके क्या सजेस्टिव प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, उनके क्या सजेस्टिव प्रोसेसेस हो सकते हैं। कुछ सैंपल्स के आधार पर हमने इस चीज़ का स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया है इस डॉक्यूमेंट में। साथ ही आकलन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे दक्षता आधारित आकलन में सक्षम हो पाएँ, इसीलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट्स को पिरोया गया है इस डॉक्यूमेंट में और इन 9 चीज़ों को पिरोते हुए, बुनते हुए ये पूरे लर्निंग फ्रेमवर्क दस्तावेज की संरचना की गई है। देखा जाए तो ये एक पूरी तरह से व्यापक पैकेज है जो हमारे शिक्षक साथियों को अपने काम को और सरल बनाने में मदद करेगा। आगे अगर बात करें तो इस डॉक्यूमेंट को बनाने में कुछ 3 बातों का हमने विशेष रूप से ध्यान रखा है। पहला तो कि कोई भी दस्तावेज शिक्षक की जो ऑटोनॉमी है, शिक्षक की जो स्वायत्ता है, उससे वो सर्वोपरि है। टीचर की ऑटोनॉमी सर्वोपरि है। तो एक और ये डॉक्यूमेंट सजेस्टिव बातें रखता है, पर हमारा जो कई सालों का शिक्षा में अनुभव है, वो हमें ये हमने ये पाया है कि शिक्षकों में असीम सृजनात्मकता होती है और आप अपने संदर्भ के हिसाब से, अपने बच्चों के स्तर के हिसाब से इस डॉक्यूमेंट को अंजाम दे पाएंगे। तो टीचर की ऑटोनॉमी को सर्वोपरि रखा गया है इस डॉक्यूमेंट में। दूसरा आधार जो इस डॉक्यूमेंट में रखा गया है वो कि ये डॉक्यूमेंट विद्यार्थी केंद्रित हो, चाहे वो किसी भी दक्षता के चयन की बात हो या आकलन की चयन की बात हो या शिक्षण प्रक्रिया की चयन की बात हो, बच्चों को सेंटर में रख के इस डॉक्यूमेंट को कंसेप्चुअलाइज किया गया है। ये बात और भी ज़रूरी अभी हो जाती है क्योंकि 2 साल से बच्चे नियमित रूप से कक्षाओं में नहीं आ पाए हैं और हमने ये कई दस्तावेज़ों में और रिपोर्ट्स में पाया है कि बच्चे ऐसी कई कौशल हैं जो भूल चुके हैं, काफ़ी लर्निंग लॉस हुआ है। तो ये डॉक्यूमेंट हमें ये रास्ता भी दिखाएगा कि हम अपने बच्चों के स्तर अनुसार किस तरह से दक्षताओं का चयन कर पाएँ, ताकि जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया हो वो उनके लिए भी जटिल ना हो और वो हमारे लिए भी जटिल ना हो। तो दूसरा मुख्य आधार इसका ये है और तीसरा आधार इसका ये है कि अभी तक की हमारी जो शिक्षा का इतिहास रहा है, हमने कई सारी चीज़ों से सीखा है। कई कई चीज़ों को हमने बिल्ड किया है, हमारी राष्ट्रीय नीतियाँ भी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बिल्ड करते हुए अभी हम आगे बढ़ते आए हैं। तो कोशिश ये की गई है कि उपलब्ध जितना भी ज्ञान है और हम सबका जितना भी अनुभव है, हमारे शिक्षकों का, हमारे जो बच्चों के साथ काम करते हैं, उन सभी ज्ञान को समाहित करते हुए इस डॉक्यूमेंट को बनाया जाए। तो इन तीनों चीज़ों को आधार रखते हुए इस डॉक्यूमेंट की संरचना की गई है और जैसा कि मैंने पहले कहा कि उद्देश्य यही है कि इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से एक साझा समझ हम सब में विकसित हो और हमारा काम और सरल हो पाए और शिक्षा के जो हमारे उद्देश्य है, स्पेशली भाषा शिक्षा के जो हमारे उद्देश्य है, उसको पूरा करने में हम सक्षम हो पाए। मेरी बात यहीं तक थी और अब मैं अनुरोध करूंगी मेरे को पैनलिस्ट अमित जी से और मनीष जी से कि इस डॉक्यूमेंट के जो अलग-अलग आयाम हैं, उनके ऊपर वो प्रकाश डालें। अमित जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को नमस्कार। प्रेजेंटेशन के इस भाग में हम लर्निंग फ्रेमवर्क में माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण से जुड़े सैद्धांतिक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी तक की बातों से स्पष्ट है कि ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी विषय की प्रकृति क्या है, क्योंकि ये विषय की प्रकृति है जो ये निर्धारित करती है कि उसकी शैक्षणिक प्रक्रियाएँ कैसी होंगी, उसका सीखना किस तरह से होगा और फिर उसका आकलन किस तरह से होगा। तो कोई विषय कितना महत्वपूर्ण है या ज़रूरी है, यह जीवन और प्रगति में उस विषय की उपयोगिता से समझा जा सकता है। भाषा के संदर्भ में अगर हम इसे देखना चाहें तो आइए प्रसिद्ध रोमन सम्राट शार्लेमेन के इस विचार को कोट करते हुए चलते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि टू हैव अ सेकंड लैंग्वेज इज़ टू हैव अ सेकंड सोल। इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है कि दूसरी भाषा जानना स्वयं में दूसरी आत्मा की अनुभूति करना।
इसी बात को अगर आगे बढ़ाएँ हम तो हम पाते हैं कि भाषा मनोभावों, विचारों और ज्ञान के हर रूप को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक समाज से दूसरे समाज और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाने का माध्यम है। इस प्रक्रिया में भाषा हमें हमारे समस्त अनुभवों, मनोभावों, आकांक्षाओं, कल्पनाओं, कहानियों, सफलताओं, असफलताओं को भी अपने साथ शामिल करते हुए चलती है। भाषा हमारे जीवन को सभी स्तरों पर न सिर्फ प्रभावित करती है, बल्कि उसे दिशा भी देती है। लेकिन जब हम कक्षा में जाते हैं तो हम पाते हैं कि भाषा को देखने का यह नज़रिया थोड़ा हट जाता है, थोड़ा संकीर्ण हो जाता है और फिर हम पाते हैं कि भाषा जो है वो संचार का माध्यम मात्र बनकर रह जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें, इससे पहले आए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की बात करें, तो वहाँ पे भी भाषा को लेकर इस चिंता को बहुत स्पष्ट तरीके से अंडरलाइन करने की कोशिश की गई है। वहीं यह भी कहा गया है कि आज ज़रूरत है कि इस सीमित समझ से आगे बढ़ते हुए भाषा को इसके संरचनागत, साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक एवं सौंदर्य शास्त्रीय पक्षों को केंद्र में रखते हुए देखा जाए, जिससे कि सीखने, सिखाने और आकलन की प्रक्रियाओं को बेहतर बनाया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए इस फ्रेमवर्क दस्तावेज में भाषा की प्रकृति के भाग को 3 मुख्य घटकों में रखने का प्रयास किया गया है। ये घटक हैं मानव विकास में भाषा की भूमिका, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया और भाषा का शिक्षण। जब हम आगे बढ़ते हैं और भाषा शिक्षण से अपेक्षाओं की बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि एक तरफ तो भाषा शिक्षण के वृहद उद्देश्य हैं, फिर उन वृहद उद्देश्यों को स्तरवार, कक्षावार, पाठ्यक्रमणीय उद्देश्यों में विभाजित करने का प्रयास किया गया है। उस दृष्टि से अगर हम माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण से के अपेक्षाओं की ओर देखें, तो हम पाते हैं कि जहाँ एक ओर विषय की प्रकृति उसे सीखने, सिखाने की प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है, वहीं दूसरी ओर भाषा शिक्षण के वृहद उद्देश्य स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर से संबंधित पाठ्यक्रमीय उद्देश्यों और पाठ्यक्रम से संबंधित अपेक्षाओं को निर्धारित करने में हमारी मदद करते हैं। आगे हम देखेंगे कि एनसीईआरटी के जो लर्निंग आउटकम्स हैं और उनसे संबंधित जो दस्तावेज है वो भाषा की प्रकृति और इसके कार्यों, भाषा शिक्षण के उद्देश्यों और माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम से संबंधित अपेक्षाओं और इनके परस्पर संबंध को प्रदर्शित करता हुआ चलता है। बात पाठ्यक्रम से संबंधित अपेक्षाओं की करें तो जहाँ भाषा शिक्षण से संबंधित यहाँ हम पाते हैं कि भाषा शिक्षण से संबंधित जो लक्ष्य हैं वो वृहद रूप में हमारे सामने आते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक मोटे तरीके से हम ये समझ जाते हैं कि माध्यमिक स्तर पर बच्चों से अपेक्षाएँ क्या हैं, चाहे वो द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीख रहे हों या प्रथम भाषा के रूप में हिंदी सीख रहे हों। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की स्लाइड्स में आप पाएँगे कि लर्निंग आउटकम्स इन्हें अधिक केंद्रित, स्पष्ट और विशिष्ट तरीके से दर्शाने की कोशिश करते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि लर्निंग आउटकम्स अर्जित की गई दक्षताओं से संबंधित कथन हैं और ये कथन इस संदर्भ में विशिष्ट होते हैं कि इनका आकलन किया जा सकता है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में इसके लिए उपयोग की जा रही सामग्री या विषय वस्तु की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इन्हीं विषय वस्तुओं के आधार पर विविध भाषाई दक्षताओं और संज्ञानात्मक क्षमताओं का सीखना सिखाना सुनिश्चित होता है। इसे देखते हुए भाषा से संबंधित सामग्री को निश्चित कंटेंट डोमेन में वर्गीकृत किया जाए तो शिक्षण प्रक्रियाओं को निर्धारित करने और उनके अनुरूप सामग्रियों के चयन में हमें सहायता मिलती है। यह वर्गीकरण भाषा की प्रकृति, पाठ्यक्रम से संबंधित अपेक्षाओं, माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक स्तर से जुड़ी अपेक्षाओं और उनकी रुचियों को आधार बनाकर ही किया जा सकता है और हमारा प्रयास भी कुछ इसी तरह का रहा है इस डॉक्यूमेंट में। इन डोमेन्स की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से हमें नज़र आते हैं। सुनना और बोलना। इस स्तर पर विद्यार्थियों में मौखिक भाषाई कौशल विकसित करने के लिए आवश्यक है कि वे विभिन्न विधाओं के पठन-पाठन द्वारा अभिव्यक्ति के विभिन्न आयामों से परिचित हों, जिससे उनकी भाषागत सामर्थ्य के साथ-साथ शब्दावली भी समृद्ध होती चले। विद्यार्थी अलग-अलग विधाओं के पठन-पाठन से विविध क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग करने में भी स्वयं को सक्षम बना पाएँ, ऐसी अपेक्षाएँ हैं। बात पठन की करें तो इस कौशल के लिए ऐसी सामग्री का चुनाव होना चाहिए जिसमें विषयगत विविधता हो, नवीनता हो और वह स्तर के अनुकूल भी हो। अक्सर हमसे सवाल किया जाता है कि हमारे विद्यार्थी क्या बनते हैं? हम उनको क्या बनाना चाहते हैं, रीडर या प्रूफ रीडर? तो उस हिसाब से भी अगर हम एक बार देखने की कोशिश करें तो ये समझ में आता है कि वो पढ़ने की संस्कृति में मुब्तिला हों, पढ़ने की संस्कृति को अपने जीवन का अंग बनाएँ, पढ़ना उनके लिए एक रोचक गतिविधि हो।
ये तभी हो सकता है जब इन विविध विषय वस्तुओं और पाठों का उपयोग करते हुए हम विद्यार्थियों के अब तक अर्जित भाषाई कौशलों का उत्तरोत्तर विकास कर पाएंगे। बात लेखन की करें तो इस क्षेत्र के अंतर्गत लेखन के सभी प्रकार, जैसे जो प्रश्नों के रूप में आते हैं हमारे सामने, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय लेखन, या फिर औपचारिक और अनौपचारिक लेखन के रूप में पत्र, कविता, कहानी, संवाद, अनुच्छेद, समीक्षा, निबंध, विज्ञापन, सूचना, रिपोर्ट लेखन, ये सब कुछ शामिल हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि विद्यार्थियों के लेखन के विविध रूपों या और सरल शब्दों में कहें तो नमूनों और उनकी आवश्यकताओं से संबंधित विशेषताओं को जानने, समझने और अभ्यास करने का प्रचुर मौका मिले। यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यार्थी इनसे संबंधित अलग-अलग तरह की सामग्रियों से गुजरते हैं। कहा भी गया है कि लिखना जो है वो हमें मुक्त करने का एक प्रयास होता है। जब हम लिखते हैं तो हम लोगों से जुड़ते हैं, लोगों की बातों को आगे बढ़ाते हैं और स्वयं को भी व्यक्त करते हैं स्पष्ट रूप से। अब भाषिक संरचना और व्याकरण की करें तो भाषा का तार्किक और सही प्रयोग इस डोमेन के अंतर्गत रखा गया है। व्याकरण किसी भी भाषा को पूर्णतः समझने, जानने का जरिया है और इसमें भाषा के उचित इस्तेमाल से जुड़े नियम निर्देशित हैं। माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में भाषा और विचार बोध को विस्तार देना, किशोरावस्था में भावनात्मक और वैचारिकता को विकसित कर पाना, उसे परखने के लिए तटस्थ लिखना और तटस्थ भाव से तार्किक उत्तर देने में सहज होना शामिल है। हम इस वर्गीकरण का साम्य सीबीएसई बोर्ड के निर्धारित प्रश्न पत्रों में भी देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे संज्ञानात्मक स्तरों की। एक मानव के रूप में हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि हम सोच सकते हैं। हम एक चिंतनशील प्राणी हैं। चिंतन की इस प्रक्रिया को पुष्पित, पल्लवित और परिष्कृत करने में भाषा की कक्षा एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अतः माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों से यह अपेक्षा रहती है कि अब वे अभिव्यक्तिपरक आधारित दक्षताओं से आगे बढ़ते हुए भाषा को उसकी समस्त प्रक्रियाओं के साथ सीखने, समझने और उपयोग करने की योग्यताओं की ओर अग्रसर होंगे। यहाँ इन दक्षताओं में शामिल उन महत्वपूर्ण चिंतन प्रक्रियाओं को समझना और शिक्षण की में सहायता की दृष्टि से उन्हें वर्गीकृत करना बहुत जरूरी हो जाता है। आइए इसे समझते हैं हम एक अखबार के उदाहरण से। अकबर इलाहाबादी कहते भी हैं कि जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो एक अखबार को पढ़ने की पूरी प्रक्रिया में कौन-कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं? हम पाते हैं कि पढ़ने की शुरुआत में हम सबसे पहले अखबार में दी गई किसी एक खबर को चिह्नित करते हैं या दी गई जानकारी तक पहुंचते हैं और फिर पाठ्य सामग्री में से उस जानकारी को इकट्ठा करते हैं और उसका चयन करते हैं। इसी आधार पर इस प्रक्रिया को चयन और पुनः प्रतिष्ठापन की संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद हम उस रिपोर्ट में दी गई विविध जानकारियों को एकीकृत करते हैं, उनमें निहित संदेशों को समझने का प्रयास करते हैं और ऐसा करने के दौरान हम इसमें के अलग-अलग टुकड़ों और उनकी जानकारियों को जोड़ उनमें उपस्थित निहितार्थों के आधार पर पाठ की विवेचना करते हैं। इसी आधार पर इन संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को एकीकरण और विवेचन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद हम प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करते हैं और फिर इसे अपनी समस्त जानकारियों और अनुभव के सापेक्ष रखते हुए इसका मूल्यांकन करते हैं। इस प्रक्रिया में शामिल संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को विश्लेषण और मूल्यांकन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लेकिन अगर हम देखें तो ये तीनों वर्गीकरण पठन की योग्यता के लिए आवश्यक संज्ञानात्मक स्तरों की 3 स्पष्ट श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करते नजर आते हैं। लेकिन इनकी अपनी सीमा है क्योंकि इनमें भाषा के पुनर्गठन और उत्पादन के लिए आवश्यक विभिन्न भाषाई दक्षताएं शामिल नहीं हैं। हम कह सकते हैं कि भाषा के पुनर्गठन और उत्पादन के लिए उचित वाक्य विन्यास, अर्थ विन्यास, भाषा और शैली की समझ आवश्यक है, जिससे कि अलग-अलग उद्देश्यों और परिस्थितियों के अनुरूप प्रामाणिक और स्तरीय भाषाई कार्य को व्यक्त और संप्रेषित किया जा सके। भाषा पुनर्गठन और भाषा निर्माण जैसे उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशलों और प्रक्रियाओं को देखते हुए हमने इस फ्रेमवर्क में इस संज्ञानात्मक स्तर को सृजन के रूप में वर्गीकृत किया है। आगे बढ़ते हैं और जब हम बात लर्निंग आउटकम्स, कंटेंट डोमेन और संज्ञानात्मक स्तर को एक साथ रख के देखने के प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि फ्रेमवर्क दस्तावेज में प्रत्येक लर्निंग आउटकम को उनके सबसे नजदीकी कंटेंट डोमेन और सबसे तार्किक संज्ञानात्मक स्तर के साथ रखने का प्रयास किया गया है। यह सूची हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अपेक्षित आलोचनात्मक चिंतन और समग्र खोज आधारित, चर्चा आधारित और विश्लेषण आधारित अधिगम के लिए आवश्यक शिक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन करने, उनके अनुरूप पाठ्य सामग्री या विषय वस्तु के चयन को
सहज बनाती है। इससे आगे बढ़ते हुए जब हम शिक्षण प्रक्रियाओं से आगे बढ़कर दक्षता आधारित आकलन प्रक्रियाओं के निर्माण की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी यह समान रूप से सहायक होते हैं। संक्षेप में कहें तो इससे हमें किसी लर्निंग आउटकम के अनुरूप कंटेंट का चुनाव करने में सहूलियत होगी। उन लर्निंग आउटकम्स में निहित विभिन्न दक्षताओं के अनुरूप शिक्षण प्रक्रियाओं को निर्धारित करने में मदद मिलेगी और फिर इन लर्निंग आउटकम्स के बरक संज्ञानात्मक स्तरों के अनुरूप सटीक आकलन प्रक्रिया को निर्धारित करना सहज होगा। लेकिन अगर हम इन लर्निंग आउटकम्स का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि ये स्वयं में व्यापक कथन है जो विद्यार्थियों से अपेक्षित विशिष्ट कौशलों और दक्षताओं को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करते। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि हम उन्हें ऐसी निश्चित और स्पष्ट दक्षताओं में विभाजित करें जिनका कि अवलोकन किया जा सके और जो आकलन योग्य है। इस लर्निंग फ्रेमवर्क दस्तावेज में हमने यह प्रयास किया है कक्षा 9 और 10 से संबंधित सभी लर्निंग आउटकम्स में निहित विभिन्न दक्षताओं को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है। ये दक्षताएं सरल से जटिल प्रक्रियाओं की ओर बढ़ती हुई नजर आती हैं और निर्धारित चारों कंटेंट डोमेन को ध्यान में रखते हुए चलती है। उदाहरण के रूप में कक्षा 9 के इस लर्निंग आउटकम जो हमें अभी स्लाइड पे नजर आ रहा है और उसमें निहित एक से अधिक दक्षताओं को उनके क्रमवार बढ़ते क्रम में हम देख सकते हैं। इसी के साथ जैसा कि शुरू में हिलाल सर कह रहे थे कि इसके साथ ही हम यदि कक्षा 9 और 10 के निर्धारित लर्निंग आउटकम्स को एक साथ देखें तो हमें कक्षा 9 से 10 में लर्निंग आउटकम्स और उनमें निहित दक्षताओं में उत्तरोत्तर प्रगति नजर आती है। कक्षा 9 के लर्निंग आउटकम संख्या 3 और कक्षा 10 के लर्निंग आउटकम संख्या 12 को यदि हम एक साथ रख के देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि लर्निंग आउटकम्स का उद्देश्य है कि विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य सामग्रियों में रुचि ले, उनको हस्तगत करने के प्रयास करें, उन्हें प्राप्त करें और उन्हें पढ़ें। लेकिन हम यदि कक्षा 10 में देखें तो इसमें 2 अन्य अपेक्षाएं और उनसे संबंधित दक्षताएं जुड़ती हुई नजर आती हैं। कक्षा 9 में लर्निंग आउटकम का पूरा फोकस जहां पठन पर है, वहीं कक्षा 10 में इससे संबंधित लर्निंग आउटकम का ये जो क्षेत्र है वो विस्तृत होकर पठन के साथ ही साथ लेखन और मंचन से जुड़ी अपेक्षाओं और दक्षताओं को भी स्वयं में शामिल कर देता है। ठीक इसी तरह से कक्षा 9 में अपेक्षित चिंतन कौशल चयन और पुनः प्रतिस्थापन के संज्ञानात्मक स्तर से संबंधित है, वहीं कक्षा 10 में संज्ञानात्मक स्तर उच्चतर स्तरीय दक्षताओं को केंद्र में रखते हुए सृजन तक जाता है। अपेक्षित दक्षताओं में इस प्रकार का उत्तरोत्तर विकास सभी कंटेंट डोमेन से संबंधित लर्निंग आउटकम्स और उनमें निहित दक्षताओं में देखा जा सकता है। एनसीईआरटी के इन लर्निंग आउटकम्स का विश्लेषण हमें माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की शिक्षण प्रक्रियाओं से संबंधित अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे कि इन लर्निंग आउटकम्स का विभिन्न कक्षी परिस्थितियों में शिक्षण प्रक्रियाओं के निर्धारण और उनके अनुरूप आकलन हेतु किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। तो आमंत्रित करता हूं मनीष जी को। धन्यवाद अमित जी। आप सभी ने इस दस्तावेज के सैद्धांतिक पहलुओं को देखा और समझा। अब हम इस दस्तावेज में बताई गई शैक्षणिक प्रक्रियाओं और आकलन रणनीतियों जैसे पहलुओं को देखते हैं। दरअसल यह दस्तावेज लर्निंग आउटकम, पेडागोजी और आकलन के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। जहां लर्निंग आउटकम को ध्यान में रखते हुए कक्षागत प्रक्रियाओं को निर्धारित किया गया है, वहीं आकलन के प्रारूपों को भी इस तरह से रखा गया है कि उनके जरिए विद्यार्थी को चयनित लर्निंग आउटकम से संबंधित दक्षताओं को हासिल करने या उसमें निखार लाने के पर्याप्त अवसर हो। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए शैक्षणिक प्रक्रियाओं के कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। ज्यादा विस्तार में न जाते हुए इस दस्तावेज के कुछ हिस्से को चुनकर उन्हीं के आधार पर अपनी बात रखूंगा। उदाहरण रखने के लिए यहाँ कक्षा 9 से अरुण कमल की एक कविता खुशबू रस्ते हाथ ली गई है और कक्षा 10 से लीलाधर मंडलोई की कहानी तातारा वामीरो कथा को चुना गया है। इस दस्तावेज में इन दोनों रचनाओं को आधार बनाते हुए एक विस्तृत पाठ्य योजना प्रस्तुत की गई है। दोनों ही पाठों पर बिल्कुल 2 अलग अलग तरह की शिक्षण प्रक्रिया और आकलन के तरीके प्रस्तावित किए गए हैं। यहाँ एक कविता और एक कहानी को शिक्षण प्रक्रिया के लिए चुनने और दोनों ही पाठों पर अलग अलग तरह की शिक्षण प्रक्रिया और आकलन रणनीतियों के तरीके को प्रस्तावित करने का मकसद यह है कि एक भाषा शिक्षक भाषा शिक्षण और आकलन की प्रक्रिया में शामिल हर तरह की गतिविधियों और संभावनाओं को टटोल सके और आजमा सके। इस काम को यदि हम अलग अलग टुकड़े में देखें
तो कह सकते हैं कि सबसे पहले चुने गए पाठों के अनुसार उनसे जुड़ते हुए लर्निंग आउटकम और दक्षताओं का निर्धारण किया गया। इसके बाद इन लर्निंग आउटकम और दक्षताओं के मुताबिक शैक्षणिक और आकलन रणनीतियों का निर्माण किया गया। यहाँ यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि लर्निंग आउटकम, उनकी दक्षताएं और उन्हें हासिल करने वाली शैक्षणिक प्रक्रियाएं तथा सीखने को सुनिश्चित करने वाली आकलन रणनीतियां परस्पर आपस में एक दूसरे से जुड़कर चलती हैं। ये न सिर्फ आपस में एक दूसरे से गुथी हुई हैं, बल्कि तीनों ही एक दूसरे को परस्पर आवश्यक संबलन और दिशा प्रदान करने वाली भी हैं। तो आइए अरुण कमल की लिखी कविता खुशबू रचते हाथ के आधार पर एलो शिक्षण प्रक्रियाओं और आकलन रणनीतियों को समझते हैं। कक्षा 9 की इस कविता को जब इसी कक्षा के लर्निंग आउटकम के साथ जोड़कर देखते हैं तो हम पाते हैं कि लर्निंग आउटकम 1, 2 और 6 पर इस कविता के माध्यम से काम किया जा सकता है। इन तीनों में मुख्य रूप से यह अपेक्षित है कि विद्यार्थी जेंडर भेद, जातिगत भेद या विभिन्न प्रकार के भेद जैसे सामाजिक मुद्दों पर कार्यक्रम सुनकर, देखकर अपनी राय व्यक्त करें, अपने आस पड़ोस के लोगों, सहायकों या साथियों की आवश्यकताओं को कह या लिख पाए और खुद की देखी सुनी, पढ़ी या लिखी घटनाओं या रचनाओं पर अपनी मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति कर पाए। विद्यार्थियों के बीच किसी भी कविता को ले जाने से पहले या कोई भी पाठ ले जाने से पहले थोड़ी सी बात उसे रचने वाले कवि के बारे में भी जरूर करनी चाहिए, उसके बारे में बातचीत जरूरी है। इस काम के पीछे का मकसद इतना भर है कि विद्यार्थी कविता पढ़ने से पहले इसे रचने वाले कवि की काव्य चेतना के दायरे और उसके द्वारा वर्णित विषय वस्तु की विविधता को जाने तथा उसकी लिखी अन्य रचनाओं को पढ़ने के लिए उत्सुक हो, और यदि हम यह उत्सुकता जगा पाते हैं तो हमारे आगे के कई उद्देश्यों को हासिल करने में आसानी होगी। इस एलो को ध्यान में रखते हुए हम विद्यार्थियों में किस तरह की कॉम्पिटेंसी विकसित करना चाहेंगे, जबकि हमारे पास माध्यम के रूप में खुशबू रचते हाथ कविता है। यहाँ विद्यार्थी से यह अपेक्षा है कि वे श्रमिक वर्ग के प्रति तनिक संवेदनशील बने, उसके जीवन संघर्षों को समझें, इस विषयों पर आपस में बातचीत करें, अपने स्तर के अनुरूप भाषा में इस विषय पर लिखें और इस विषय को अभिव्यक्ति के अलग अलग माध्यमों जैसे चित्र, पोस्टर, कविता, कहानी या मंचन के माध्यम से सामने लाएं। यहाँ यह बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये अपेक्षाएं, इनको हासिल करने की प्रक्रिया तथा सीखने वाले विद्यार्थियों की आकलन प्रक्रिया पाठ के पहले, पाठ के साथ और पाठ के बाद के क्रम में एक निरंतरता में चलने वाली प्रक्रिया है। इस दस्तावेज में यह भी सुझाया गया है कि किस चरण में क्या किया जाना सबसे सटीक होगा, जैसे जानकारी एकत्रित कर मौखिक अभिव्यक्ति को परखने के लिए दिए गए रूब्रिक के प्रयोग से ग्रुप डिस्कशन किया जाना अपेक्षित है। दस्तावेज में इस तरह के कई रूब्रिक दिए गए हैं। इनकी उपयोगिता को समझने के लिए समूह चर्चा के लिए दिए गए इस रूब्रिक को हम देखते हैं। यह रूब्रिक समूह चर्चा के दौरान इंटरैक्टिव दक्षता, धारा प्रवाह बोलने के कौशल, उच्चारण से संबंधित दक्षताओं को उसके अलग अलग स्तरों पर सटीक तरीके से मापने योग्य बनाता है। इसका प्रयोग करते हुए भाषा शिक्षक न सिर्फ अपने विद्यार्थियों के मौखिक कौशलों को बेहतर तरीके से समझ सकता है, बल्कि उन्हें संबलन प्रदान करने के लिए सटीक बिंदुओं की भी पहचान कर सकता है। समूह चर्चा के इस रूब्रिक की ही तरह इस दस्तावेज में अन्य भाषाई कौशलों पर काम करने के लिए भी रूब्रिक दिए गए हैं। पाठ के दौरान कविता पर बात करते समय कविता के भाव पक्ष या उसकी मूल विषय वस्तु से जुड़ाव के लिए विविध उदाहरणों को रखा जाना प्रस्तावित है। बातचीत में थोड़ी स्पष्टता लाने के लिए हमारी जो कविता है उसकी कुछ पंक्तियों को लेते हैं, जैसे उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म में फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यहां हम देखते हैं कि खुशबू रचने वाले हाथों के विविध प्रकारों का जिक्र हुआ है और इन हाथों के जो ब्यौरे कवि द्वारा दिए जा रहे हैं उससे यह सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर हाथ की अपनी एक अलग कहानी है।
यहाँ शिक्षक के पास बेहद अच्छा अवसर है कि वह बच्चों को कल्पना और अनुमान लगाने का अवसर देते हुए उनको उस भावभूमि से जोड़ने का प्रयास करें जिससे यह कविता जुड़ती है। चलिए हमारी आज की बातचीत में भी हम हाथों के एक प्रकार का उदाहरण लेते हैं और कविता से जुड़ने की कोशिश करते हैं। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। यह पंक्ति बच्चे के हाथ की तरफ इशारा करती है, जहां शिक्षक विद्यार्थियों को इस भावबोध से जोड़ने के लिए बच्चों और बचपन के गिर्द रची अन्य कविताओं के उदाहरण दे सकता है। जैसे राजेश जोशी की एक कविता है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। साथ ही इसके विपरीत या उसके उलट भावों वाली कविताएं भी हम बच्चों के सामने रख सकते हैं। जैसे प्रकाश मनु की कविता है, बचपन मेरे लिए अलसुबह अलसाई धुंध से निकलकर किसी चमत्कार की तरह चौका लीपती, अंगीठी सुलगाती, स्कूल भेजने से पहले पुत्र पुत्र कहकर पुचकारती माँ का चेहरा है। इस तरह के परस्पर अलग भावों से जुड़कर विद्यार्थियों के मन में कई तरह के प्रश्न होंगे, जिनमें से कुछ के जवाब वह स्वयं खोजेगा और कुछ सवालों का जवाब तलाशने के क्रम में हम उसके यात्री बनेंगे। अपने कलाम साहब भी कहते हैं कि किसी विद्यार्थी की सबसे जरूरी विशेषताओं में से एक है प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने दीजिए। शिक्षण प्रक्रिया के इसी हिस्से में यानी पाठ के दौरान अपेक्षित है कि शिक्षक भाषिक संरचना, जिसे हम व्याकरण भी कह सकते हैं, से जुड़ी समझ और इस समझ को पुख्ता करने के लिए अलग अलग तरह के अवसर उपलब्ध कराएं। इस तरह के कई अवसरों को रूब्रिक और कार्यपत्रकों के माध्यम से इस दस्तावेज में रखा गया है। अगले पहलू यानी रचनात्मक पक्ष को उभारने के लिए क्या किया जाना अपेक्षित है। रचनात्मकता है क्या? दरअसल रचनात्मकता कुछ विचारों और चीजों को जोड़ना है। इस संदर्भ में भी दस्तावेज में कई गतिविधियों को सजेस्ट किया गया है, जिनमें चित्र निर्माण, पोस्टर निर्माण, कविता, कहानी लेखन और मंचन जैसी गतिविधियां सजेस्ट की गई हैं। इनके आकलन के लिए रूब्रिक और कार्यपत्र दिए गए हैं। अब तक की चर्चा में हमने शिक्षण प्रक्रिया और आकलन से जुड़े विविध आयामों के उदाहरणों को देखा। अगले चरण में हम उदाहरण के रूप में 2 सैंपल आइटम या 2 प्रश्न देख लेते हैं। यहां हम देखते हैं कि एक सवाल सही विकल्प चुनने से संबंधित है, जबकि दूसरा सवाल लिखित उत्तर देने से संबंधित है। सही विकल्प चुनने वाले सवालों को और लिखित उत्तर दिए जाने वाले प्रश्नों को इस तरह से बनाया गया है कि वे तय किए गए कंटेंट डोमेन, लर्निंग आउटकम, कॉम्पिटेंसी और लक्षित संज्ञानात्मक स्तर को समेकित रूप से परख सके। यहां स्लाइड पर दिख रहा यह ये चाहे सवाल ये जो स्लाइड पर दिख रहा है या इस दस्तावेज में दिया गया कोई भी बहुविकल्पी सवाल बेहद सटीक तरीके से विद्यार्थियों के किसी विषय या भाव से जुड़े मिसकंसेप्शन को परखने का अवसर देता है। आप पाएंगे कि यह सवाल विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक क्षमताओं, जैसा कि इस सवाल के केंद्र में विश्लेषण और मूल्यांकन है, और पाठ में सिखाए गए भाव पक्ष को गहराई से पकड़ने का काम करता है। इस तरह के सवालों को बनाने के क्रम में इन सवालों में सही और गलत विकल्प ही नहीं रखे गए हैं, बल्कि इन विकल्पों को भी भाषा सीखने में आने वाली विविध चुनौतियों और उपलब्धियों के सापेक्ष तर्क संगत तरीके से रखा गया है। लिखित उत्तर से जुड़े सवाल की बात करें तो इस तरह के सवालों के उत्तर जांचने के क्रम में आमतौर पर यह देखने को मिलता है कि विद्यार्थी ने जितने विस्तार में उत्तर लिखा है उस विस्तार के सापेक्ष ही उसे अंक दे दिए जाते हैं। यहां दिया गया सैंपल इस आम धारणा से थोड़ा सा प्रगतिशील है। लिखित प्रश्न के किसी भी सवाल का कोई भी जवाब पूरी तरह से सही या पूरी तरह से गलत नहीं हो सकता है। इस दस्तावेज में लिखित उत्तर से जुड़े सवालों के सापेक्ष मार्किंग स्कीम भी दी गई है, जो बड़ी ही स्पष्टता से इस बात को रेखांकित करती है कि किसी भी लिखित उत्तर पर विद्यार्थियों के द्वारा लिखे उत्तरों को किस तरह से परखा जाना चाहिए। दस्तावेज का यह हिस्सा शिक्षक साथियों को प्रश्न निर्माण करने, दक्षताओं को जांचने के लिए उचित विकल्पों का निर्धारण करने, लिखित उत्तर वाले सवालों के जवाबों का सटीक आकलन
मूल्यांकन करने में मददगार होगा। जाहिर है कि इस प्रक्रिया से हम अपने विद्यार्थियों की दक्षताओं और चुनौतियों को अच्छे से समझ सकेंगे। अपनी इस समझ के आधार पर हम उनके साथ आगे की योजनाओं को तय कर सकेंगे। इस दस्तावेज से गुजरने की इस पूरी प्रक्रिया में हमने भाषा की प्रकृति को समझते हुए माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लर्निंग आउटकम के माध्यम से शिक्षण और आकलन की समावेशी प्रक्रिया को समझा। साथ ही हमने यह देखा कि किस तरह से भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री का बच्चों की जिंदगी और परिवेश से जुड़ा होना आवश्यक है, ताकि उनमें तार्किक चिंतन और कल्पनाशीलता के गुणों का विकास हो सके, जिससे आगे चलकर वे रचनात्मक अभिव्यक्ति कौशल अर्जित कर सके। भाषा शिक्षण के उद्देश्य शिक्षा के वृहद उद्देश्यों से भी जुड़ते हैं। मैं तो यह कहूंगा, और शायद आप सभी मेरी बात से जरूर सहमत होंगे, कि साहित्य और भाषा का अध्ययन अध्यापन शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों पर काम करने के सबसे अधिक और सबसे रोचक मौके देता है। आखिर में रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में कहूं तो शिक्षा विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक अनभिज्ञता के रोग का उपचार करने वाले तकलीफदेह अस्पताल की तरह नहीं है, बल्कि यह उसके स्वास्थ्य की एक प्रक्रिया है, उसके मस्तिष्क चेतना की एक सहज अभिव्यक्ति है। मुझे इस दस्तावेज के बेहद महत्वपूर्ण और सबसे रोचक हिस्से पर बात करने का अवसर देने के लिए टीम साथियों को धन्यवाद। हैंडेड ओवर टू सीबीएसई हिलाल सर। थैंक यू। धन्यवाद। मैं आंचल चोंबल जी, अमित जी और हमारे अन्य साथी सभी की प्रेरक प्रस्तुति के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपके वर्षों के शोध, यूजर इंटरफेस में आपकी समझ की गहराई ने इस फ्रेमवर्क के परिचय को एकदम सरल और दिलचस्प बना दिया है। हम आशा करते हैं कि हमारे सभी शिक्षक गण इस विषय पर और अधिक जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप सभी लोगों के लिए करना चाहता हूँ जो शिक्षक गण हमसे जुड़े हुए हैं। यदि आपके इस फ्रेमवर्क से संबंधित अथवा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन से संबंधित कोई प्रश्न है, तो कृपया कर उनको चैट विंडो जो अब खुल गया है के माध्यम से हमसे साझा कर सकते हैं। हम वेबिनार के अंत में कुछ चुने हुए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस फ्रेमवर्क की पुनरावलोकन प्रक्रिया से जुड़ी रही श्रीमती कौमुदी शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ। कौमुदी जी अनुभव की एक खान है। उन्होंने देश विदेश में लगभग 40 वर्षों तक हिंदी शिक्षण कर हिंदी की सेवा की है। आपने हिंदी लेखन में भी सराहनीय योगदान दिया है तथा आप समाज सेवा से भी जुड़ी रही हैं। तो मेरा सविनय निवेदन है कि कौमुदी जी आएं और हम सभी के समक्ष अपने पुनरावलोकन प्रक्रिया से जुड़े हुए अनुभव साझा करें। कौमुदी जी। सीबीएसई प्रमुख श्री हिलाल जी, डायरेक्टर जोसेफ मैनुअल जी, आंचल जी, प्रेम अजीम फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी साथी और हमारे साथ जुड़े हुए सभी अध्यापक, शिक्षा जी, मनीष शुक्ला जी, आप सबको मैं करबद्ध नमस्कार करती हूँ। आज इस मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए तथा आज के विषय के लिए साझेदार बनाने हेतु मैं आपकी आभारी हूँ। वास्तव में यह काम जो आज जिस पर चर्चा की जा रही है बहुत सोचा समझा नेक कार्य है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है, अध्यापकों से जुड़ा हुआ है और जितना इस पर काम किया गया है उसकी केवल प्रशंसा ही की जा सकती है। वास्तव में इस काम को करने का कोई अंत नहीं है, जितना किया जाए उतना कम है, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगी, मैं पथिक हूँ, मैं सदा चलता रहूंगा, मैं पथिक हूँ, मैं सदा चलता रहूंगा। रास्ता दुश्वार है, पुखरार है, पर पाँव मेरे चलने को तैयार है। मैं चलूंगा 10 कदम
पहले अपने लिए, फिर चलूंगा 10 कदम हिंदी के लिए, फिर चलूंगा 10 कदम इसके राष्ट्रीयकरण के लिए, फिर चलूंगा 10 कदम इसको वैश्विक बनाने के लिए। मैं पथिक हूँ, मैं सदा चलता रहूंगा। अब जैसा कि इन्होंने कहा कि अपनी भाषा ही होती है, अपनी भाषा में सोचना ही उत्तम सोच है। अगर दूसरी भाषा में हम सोचते हैं तो हिंदी केवल अनुवाद मात्र बनकर रह जाती है। मैं एक उदाहरण दूंगी। बच्चों ने स्कूल में पत्र लिखना शुरू किया, क्योंकि अंग्रेजी में सोचते हैं आजकल के पब्लिक स्कूल के बच्चे विशेष रूप से, कि यह खत आपको उचित स्वास्थ्य में मिलेगा, मानो कि स्वास्थ्य जो है पत्र का ही हो गया हो। एक माँ अपने बच्चे से कहती है कि बेटा मिल्क ड्रिंक कर लो, नहीं तो फोम आ जाएगा। ये क्या है? अनुवाद मात्र बातें हैं जो अपने भाव को, अपनी बात को प्रकट नहीं कर पाती। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या योजना पर आधारित शैक्षणिक शोध, प्रशिक्षण एवं नवाचार पर सीबीएसई और एनसीईआरटी ने शिक्षा जगत की नवीन चुनौतियों का समाधान समय समय पर किया है। इस कार्य को संपन्न करने हेतु शिक्षण संस्थाओं द्वारा और अन्य कई तरह से बहुत से उद्देश्य प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनके आधार पर शिक्षक और शिक्षिकाओं के अधिगम कौशल को तराश कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नींव दृढ़ करने हेतु नवीन कौशलों, मानसिक संवेदनाओं, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए हमारे समक्ष आज जो दस्तावेज प्रस्तुत हुआ है, वह वास्तव में शिक्षा नवाचार के सभी पक्षों को उपयुक्त स्थान प्रदान कर एक संतुलित मैनुअल है, एक संतुलित दस्तावेज है। भाषा शिक्षण शिक्षा का प्रमुख अंग है। किसी भी छात्र के चतुर्मुखी विकास के लिए भाषा पर अधिकार जीवन उपयोगी होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2 वर्ष पहले इस मैनुअल निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। भाषा के चारों कौशलों के साथ यहाँ कला समेकित शिक्षण और विषय एकीकरण पर भी बल दिया गया। आधुनिक शिक्षण के उन सभी संसाधनों को महत्व दिया जो आज के छात्र के व्यक्तिगत विकास के साथ व्यावसायिक विकास को अनायास ही परिपक्वता प्रदान करते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि व्यवसायों उन्मुख होती हिंदी को यथा योग्य संज्ञान में लिया गया। कंप्यूटर के इस युग में अध्यापकों के शिक्षण जगत में उपलब्ध तकनीकी साधनों का प्रयोग करने का प्रोत्साहन और ज्ञान दिया गया। वास्तव में भाषा शिक्षण केवल शब्द सीखना मात्र नहीं है, यह इस मैनुअल में स्पष्ट दृष्टिगत है। मानवीय संवेदनाओं को जगाकर समाज के प्रति कर्तव्य पर बल देने के लिए उत्तम गतिविधियों का सुझाव देखते ही बनता है। एनसीईआरटी के वर्तमान पाठ्यक्रम को आधार बनाकर नवाचारी शिक्षण के साथ जोड़ना और कला समेकित शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना को बल देना इसमें स्पष्ट दृष्टिगत है। व्याकरण के अनौपचारिक सहज ज्ञान को भाषा शिक्षण का हिस्सा बनाया गया है। इसकी रिव्यू प्रक्रिया भी सरल सामान्य नहीं रही। अध्यापकों, शिक्षाविदों, सीबीएसई के कर्णधारों ने मिलकर कुछ सिद्धांतों पर चर्चा की। तत्पश्चात माननीय हलाल जी के निर्देश में विषय वस्तु की संरचना हुई। इस तैयार सामग्री को पुनः पूर्व निर्मित समूह के समक्ष रखा गया। उसकी एक एक वाक्य पर चर्चा के पश्चात सुझाए गए बिंदुओं को आधार बनाकर पुनः
सामग्री में सुधार हुआ और एक बार फिर से चयनित बोर्ड ने उस पर आलोचनात्मक टिप्पणी की और उसे अंतिम रूप प्रदान किया जो आज सबके समक्ष प्रस्तुत है। केवल साधनों के उपयोग द्वारा ही शिक्षण प्रभावशाली नहीं होता। अधिगम नियम शिक्षण प्रतिफल के आधार पर बनाए गए। इसके अतिरिक्त अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा मूल्यांकन का भी है। इस दस्तावेज में संसाधनों का उचित उपयोग और समझ, पाठ्य विषय में प्रयुक्त शब्दों और वाक्यों की संरचनाओं की समझ पर भी विशेष ध्यान आकर्षित किया गया है। ऐसा नहीं है कि अब तक अध्यापक गतिविधियों अथवा अन्य संसाधनों के प्रति उदासीन रहे। नहीं, सभी ने अपनी क्षमताओं के आधार पर अपने अपने तरीके से गतिविधियों का प्रयोग किया, परंतु सीबीएसई एकेडमिक यूनिट द्वारा तैयार यह दस्तावेज शिक्षण में समानता लाता है। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करके उसे सार्वभौमिक बनाने का प्रयास करता है। यह अध्यापकों के दिशा निर्देश के लिए पाठ्यक्रम में नवीनता और स्तरानुकूलता के रंग भी भरता है। रचनात्मक गतिविधियों को पाठ्यक्रमानुकूल प्रोत्साहित कर कहानी पठन के साथ कहानी कथन, कहानी श्रवण और लेखन की क्रियाएं भी जोड़ी गई हैं। इसी तरह कविता शिक्षण में भी कविता लेखन, श्रवण, वाचन आदि कौशलों के लिए विशेष स्थान है। सभी शिक्षा के जो 4 मुख्य रूप हैं उनको महत्व दिया गया। किस तरह से जातीयता, रीति रिवाज आदि के विषय में अपने विचार को सबल बनाया जाए, इसके बारे में बच्चों को और अध्यापकों को उचित निर्देश अनायास ही प्रस्तुत हो जाते हैं। सामाजिक मुद्दों पर पढ़ने, देखने और सुनने पर बल दिया गया है। 9वीं और 10वीं के ज्ञान में विषय विभिन्नता के साथ साथ ज्ञान के उत्तरोत्तर विकास पर भी बल दिया गया है। इस दस्तावेज में प्रश्न निर्माण, ब्लूप्रिंट तैयार करने जैसी सूक्ष्म बातों को भी नजरअंदाज नहीं किया गया। जिस तरह से इस बात की चर्चा की गई है, उसके आधार पर अध्यापक प्रश्न निर्माण की सुस्पष्टता स्वयं ही ग्रहण कर लेते हैं। अपठित गद्यांश और पद्यांश कैसे चुने जाएं, उन पर कैसे प्रश्न हो, यह भी वर्णन अध्यापकों के लिए लाभदायक है। सीवी रमन का पाठ, जिसका उदाहरण इस दस्तावेज में दिया गया है, वैज्ञानिक विषयों को कक्षा में कैसे पढ़ाया जाए, विज्ञान विषय के साथ उसे कैसा जोड़ा जाए, इसका स्पष्टीकरण देकर और गीत अगीत कविता के उदाहरण से यह बताया गया है वास्तव में गीत है क्या गीत लिखना बहुत कठिन है या गीत कोई अजीब सी वस्तु है? नहीं, उसके बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। 10वीं के पाठ अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले के माध्यम से प्रकृति के प्रति संवेदना और विकास की बात करना, यह भी गतिविधियों के माध्यम से, और मनुष्यता कविता के उदाहरण द्वारा परोपकार जैसे मूल्यों को बच्चों के नैतिक विकास के लिए प्रयोग करना और अपनी संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए अंतः कथा की बात निश्चय ही मैनुअल को प्रभावी बनाते हैं। चित्रों के माध्यम से संवाद लेखन और रोजमर्रा के जीवन में पत्र लेखन आदि को जोड़कर प्रशंसनीय कार्य हमारे समक्ष प्रस्तुत है। संपूर्ण कार्य पूरी तरह लचीला है। यह संकेत मात्र है कि हम किस गतिविधि को किस तरह किसके साथ जोड़कर, ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि उसी को ही करेंगे तभी काम पूरा होगा। हम समय और स्थान के अनुसार इनको बदल सकते हैं, इन्हें नया रूप प्रदान कर सकते हैं।
अंत में मैं सीबीएसई एकेडमिक टीम, एपीयू फैकल्टी को श्रेष्ठ कार्य करने के लिए बधाई देना चाहूंगी। धन्यवाद। कौमुदी जी के विचार वैवाहिक रूप से अत्यंत प्रासंगिक एवं उचित प्रतीत होते हैं। आशा है कि उपस्थित शिक्षक उनके विचारों से अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु अभिप्रेरित होंगे। वेबिनार की अगली कड़ी में मैं डॉक्टर शिक्षा को आमंत्रित करता हूं कि वे उपयोगकर्ताओं की दृष्टि से इस फ्रेमवर्क के विषय में अपने विचार हम सभी के समक्ष प्रकट करें। डॉक्टर शिक्षा को हिंदी शिक्षण में 18 वर्षों से अधिक समय का अनुभव प्राप्त है। वे 300 से अधिक कार्यशालाओं में विषय विशेषज्ञ की भूमिका अदा कर चुकी हैं। उन्होंने गत वर्ष सीबीएसई शिक्षक सम्मान भी प्राप्त किया है। इसके लिए उन्हें हार्दिक बधाई। मैं अनुरोध करूंगा कि वे उपयोगकर्ताओं की दृष्टि से इस फ्रेमवर्क के संबंध में अपने कुछ विचार हमारे साथ साझा करें। डॉक्टर शिक्षा। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर जोसेफ इमैनुअल सर, डॉक्टर श्वेता सिंह मैडम, हिलाल सर, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के शिक्षाविद तथा हमारे साथ जुड़े सभी शिक्षकों व हिंदी सेवियों और कौमुदी मैम का हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि लर्निंग स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क यानी कि भाषा सीखने के मानक ढांचे के तैयार होने की प्रक्रिया में समय समय पर सभाओं में भाग लेने और उससे संबंधित उसे पढ़ने और समझने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। इसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का आज मुझे अवसर मिल रहा है। एक अध्यापिका होने के नाते मैं इस सामग्री को सभी भाषा अध्यापकों व हिंदी सेवियों के लिए अत्यधिक उपयोगी समझती हूँ, क्योंकि इसके माध्यम से एक नई अध्यापिका या नया अध्यापक जो भले ही अपनी पढ़ाई पूरी करके पहली बार अध्यापन के क्षेत्र में कदम रख रहा हो या रख रही हो, या अन्य अध्यापिकाएं या अध्यापक जो वर्षों का अनुभव लिए हुए, सभी के लिए यह दस्तावेज अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगा। यदि किसी विद्यालय में सीमित छात्र हैं तथा अध्यापकों की संख्या अधिक नहीं है, जिसके कारण अध्यापक आपस में चर्चा नहीं कर पाते, उस स्थिति में भी यह दस्तावेज पढ़कर, गुनकर तथा प्रयोग करके हम सभी अपने शिक्षक होने के कर्तव्य को सहजता से पूर्ण कर पाएंगे। एक वृहद विचारधारा के साथ तैयार किया गया यह दस्तावेज मूल अवधारणाओं, मानक बिंदुओं, सीखने के प्रतिमान, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अपने भीतर सहजता से संजोए हुए है। मैं कहूंगी कि एक भाषा व एक विषय के रूप में हिंदी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए बहुत सी सामग्री हमें विभिन्न माध्यमों से, चाहे वह सीबीएसई के माध्यम से है या एनसीईआरटी के माध्यम से, समय समय पर जारी किए गए परिपत्रों से और अन्य सीखने के प्रतिमानों के माध्यम से प्राप्त होती रही है। परंतु यह दस्तावेज एक समग्र दस्तावेज मैं इसे कहूंगी, क्योंकि सभी प्रकार की अवधारणाएं, चाहे वह मूल्यांकन से संबंधित है, प्रश्न पत्र निर्माण से संबंधित है, सीखने के प्रतिमानों से संबंधित है, साथ ही तुलनात्मक रूप से इसको प्रस्तुत किया गया है। यह दस्तावेज एक समग्र दस्तावेज है और कक्षा 9वीं 10वीं के लिए अपेक्षित सामग्री को एक साथ न सिर्फ एकत्रित किए हुए है, अपितु नई शिक्षा नीति की अवधारणा को आत्मसात करवाने हेतु एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। यह न सिर्फ इस बात को दर्शाता है कि भाषा सीखना या समझना बच्चे में समझते समय कौन सी न्यूनतम दक्षताएं आ जानी चाहिए, बल्कि कक्षा अनुसार दक्षताओं की तुलना करने और उससे अधिक स्पष्ट करने की ओर बल देता है। कक्षा 9वीं के लर्निंग आउटकम के साथ साथ कंटेंट डोमेन, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, फिर संज्ञानात्मक स्तर का विवरण, जिसके माध्यम से एकीकरण या विवेचन, अधिगम और पुनः प्रतिष्ठापन, विश्लेषण और मूल्यांकन तथा सृजन, सभी की भावाभिव्यक्ति बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत की गई है। इसके पश्चात कक्षा 10वीं में भी इसी प्रकार से कंटेंट डोमेन, संज्ञानात्मक स्तरों का वर्णन, उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। उदाहरण स्वरूप एक कक्षा 9वीं और 10वीं के लर्निंग आउटकम का क्रमोत्तर विकास किस प्रकार किया गया, इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी। कक्षा 9वीं के लिए यदि मैं लर्निंग आउटकम पहला यहाँ लेती हूँ, जिसके माध्यम से कहा गया
सामाजिक मुद्दों, जेंडर भेद, जाति भेद, विभिन्न प्रकार के भेद पर कार्यक्रम सुनकर या देखकर अपनी राय व्यक्त करते हैं। जैसे जब सब पढ़े तो पड़ोस की मुस्कान क्यों ना पढ़े, या मुस्कान अब पार्क में क्यों नहीं जाती। इसके आधार पर कॉम्पिटेंसी जो निर्धारित की गई है वे हैं सामाजिक मुद्दों से जुड़े कार्यक्रमों को सुनते या देखते हैं। कॉम्पिटेंसी दूसरी जो दक्षता 2 इसके लिए निर्धारित की गई है वह है इन कार्यक्रमों में उठाए गए विभिन्न मुद्दों, विषयों और उनसे संबंधित जानकारियों और तथ्यों को इकट्ठा करते हैं, सूचीबद्ध करते हैं। अन्य अतिरिक्त दक्षताएं भी सम्मिलित की गई हैं। मैं उदाहरण स्वरूप केवल कुछ को यहाँ पर आपके साथ साझा कर रही हूँ। इस आधार पर यदि हम देखें, एक फूल की चाह जो सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता है। दूसरी कविता अरुण कमल जी द्वारा लिखी गई खुशबू रचते हैं हाथ। उसमें किस प्रकार से कैसे कार्य किया जाना चाहिए, विभिन्न गतिविधियों का वर्णन किस प्रकार से होना चाहिए, पाठ योजना किस प्रकार से तैयार की जानी चाहिए, उद्देश्य किस प्रकार से लिए जाने चाहिए, सभी का वर्णन यहाँ विस्तार पूर्वक किया गया है। एक अन्य उदाहरण को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगी कक्षा 10वीं के अनुसार। अब तुलनात्मक अध्ययन की मैं बात करूंगी। जैसा कि हमने जाना कि कक्षा 9वीं में पहली कॉम्पिटेंसी की बात की मैंने, पहले लर्निंग आउटकम की बात की मैंने, वही लर्निंग आउटकम यहाँ 16वें स्थान पर है, 16वें क्रम में है, जिसके माध्यम से कहा गया प्राकृतिक एवं सामाजिक मुद्दों, घटनाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को बोलकर या लिखकर व्यक्त करते हैं। इस आधार पर जो दक्षताएं निर्धारित की गई हैं वे हैं सामाजिक मुद्दों और प्राकृतिक घटनाओं के प्रति सजग रहते हैं, उनसे जुड़ी चर्चाओं या कार्यक्रमों, गतिविधियों और जागरूकता अभियानों में शामिल होते हैं। इसी आधार पर हम बात करें तो हरिहर काका के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था की चर्चा करना, ततारा वामेरो कथा के आधार पर समाज में हो रहे जातिगत भेदभाव को या क्षेत्रीय भेदभाव को मिटाने का प्रयास करना, और किस प्रकार से हम इस पाठ्य सामग्री को बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, उसका सहज निरूपण यहाँ किया गया है। कला समेकित अधिगम, अनुभवात्मक अधिगम, परियोजना कार्य, खोजपूर्ण प्रणाली, सभी का विस्तार पूर्वक वर्णन हमें इस दस्तावेज के माध्यम से प्राप्त होगा। कक्षा 9वीं में विद्यार्थी किसी और की बात सुनकर अपनी भाषा में अभिव्यक्त करते हैं, वहीं कक्षा 10वीं में वे अपने अनुभव की अभिव्यक्ति की बात करते हैं। तो इस प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन हमें ये ऐसा मैं पहला दस्तावेज कहूंगी, अलग अलग तो हमें बिल्कुल मिलते रहे हैं समय समय पर इस प्रकार की सामग्री, लेकिन तुलनात्मक रूप में किया गया ये पहला प्रयास है। आगे मैं बात करूंगी कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के आधार पर किस प्रकार हमें अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जो कि पूर्णतः ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पर आधारित है, उसमें किस प्रकार से स्तरों का विभाजन किया जाए और किस आधार पर उन्हें एक संयुक्त रूप में भी प्रयोग किया जाए, इसका वर्णन भी इस दस्तावेज में किया गया है, जो कि हम अध्यापकों के लिए एक दिशा निर्देश का कार्य करेगा। भाषा संबंधी संज्ञानात्मक, भावात्मक, प्रक्रियात्मक, मनोप्रेरक पक्षों के आधार पर तथा उनके उपस्तरों के आधार पर पुनः विचार कर सहज व ग्राह्य आयामों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें अधिगम और पुनः प्रतिष्ठापन, एकीकरण और विवेचन, विश्लेषण और मूल्यांकन तथा सृजन के विषय में बताया गया है। यूज ऑफ आईसीटी, जो कि हमारी नई शिक्षा नीति और वर्तमान की मांग भी है, और कि इसके प्रयोग का भी पूरी तरह से वर्णन किया गया है। यूट्यूब लिंक के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। वह केवल एक पाठ्यक्रम के आधार पर ही नहीं, अपितु समाज के अतिरिक्त पक्षों के आधार पर, बल्कि छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करूंगी यहाँ, क्रोध न करना, जो कि हम किस प्रकार के मूल्य बच्चों में आत्मसात करवाना चाहते हैं, इस बात का भी वर्णन करता है। तो ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं को जो हमारे विद्यार्थियों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं, उन्हें भी यहाँ सम्मिलित किया गया है और अध्यापकों के लिए सुझावित गतिविधियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो शिक्षण को, मैं कहूंगी शिक्षण को नए संदर्भों व वर्तमान की मांग के अनुसार जोड़ने वाला यह दस्तावेज है। एक भाषा और विषय के महत्व को दर्शाता हुआ, साथ ही जीवनानुभवों को बढ़ाने तथा प्रयोग करने की ओर बल देता है। सैंपल शैक्षणिक प्रक्रियाएं किस प्रकार होनी चाहिए,
और आकलन के लिए, इवैल्यूएशन के लिए हमें कौन सी रणनीतियां, कौन सी स्ट्रेटजीज का पालन करना है, इसका वर्णन भी इसमें किया गया है। प्रश्न पत्र निर्माण करते समय किन मुख्य बातों को हमें ध्यान में रखना है, आकलन के लिए कौन से प्रश्न पूछे जाने चाहिए, किस पाठ के आधार पर या गद्य के आधार पर कैसे प्रश्न होने चाहिए, काव्य के आधार पर कैसे होने चाहिए, अंक योजना का भी सैंपल इसमें दिया गया है, संदर्भ सूची दी गई है। तो विभिन्न प्रकार की सामग्री को यहाँ सम्मिलित किया गया। योग्यता आधारित शिक्षा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, या क्षमता आधारित, दक्षता आधारित शिक्षा के आधार पर एक न्यूनतम निर्धारण का प्रयास और एक समग्र रूप से सीबीएसई और अजीमजी प्रेमजी यूनिवर्सिटी के माध्यम से यहाँ किया गया है। अधिकतम दक्षताओं की कोई निश्चित सीमा नहीं है, जैसा कि पहले भी हमारे शिक्षाविदों ने यहाँ साझा किया है कि अधिकतम दक्षताओं की कोई निश्चित सीमा नहीं है। शिक्षक अपने अनुभव, अपनी आवश्यकता, बच्चों के कार्य के प्रति अवधारणा और जागरूकता को देखते हुए सदैव बढ़ चढ़कर कार्य करते और करवाते रहे हैं, और यही प्रतिमान हमें बनाए रखना है। आचार्य चाणक्य का कथन है, एक शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। यही नव निर्माण का कार्य नई शिक्षा नीति और सीबीएसई की अपेक्षाओं के आधार पर करने के लिए हम सभी अध्यापक सदैव प्रयत्नशील रहें और इस महत्वपूर्ण दस्तावेज का लाभ अवश्य उठाएं। यह दस्तावेज जिस प्रकार हम हिंदी में वर्तनी के लिए मानक देवनागरी लिपि तथा वर्तनी, जो कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रस्तावित की गई है, उसका प्रयोग करते हैं, वहीं यह दस्तावेज सीबीएसई के माध्यम से एक ऐसा दस्तावेज है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से, समग्र रूप से आगे बढ़ाने का एक अवसर प्रदान करता है। अक्सर मैं अध्यापकों को कहते हुए सुनती हूँ, हमें सिलेबस पूरा करना है, हमें सिलेबस कवर करना है, हमें सिलेबस खत्म करना है। मैं कहती हूँ कि हमें सिलेबस कवर नहीं करना, यह दस्तावेज हमें सिलेबस को अनकवर करना सिखाता है, क्योंकि तभी हम बच्चों तक पहुंच सकते हैं। और जो आवश्यकता है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, बच्चों में दक्षता का समावेशन होना, नई शिक्षा नीति का प्रयोग होना, और जिन अवधारणाओं को, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह सभी कार्य किया जा रहा है, उसे एक समग्रता के साथ लागू तभी किया जा सकता है। तो मेरे सभी हिंदी सेवी अध्यापक अध्यापिकाएं जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके बाद भी YouTube के माध्यम से इसे देख पाएंगे, उन सभी से मैं कहना चाहूंगी कि आप अवश्य अपना फीडबैक आप यहाँ पर साझा करें, जिसके विषय में अभी सूचना दी जाएगी कि किस प्रकार से आप इस दस्तावेज को पढ़कर आप फीडबैक दे सकते हैं इसके प्रति, ताकि इसमें यथा योग्य इसके लिए प्रयास और अधिक प्रयास किए जा सके और हम सभी के लिए यह अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो। हार्दिक धन्यवाद एवं आभार। धन्यवाद सर। धन्यवाद डॉक्टर शिक्षा, आपके फीडबैक गंभीर विश्लेषण पर आधारित प्रतीत होते हैं। आशा करते हैं कि अन्य सभी शिक्षक भी अपने विचार हमसे साझा करेंगे, जिससे फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने में आसानी होगी। अब मैं सिविस संस्था के अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो शिक्षकों द्वारा प्रतिपुष्टि देने की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें। सिविस संस्था के मेरे साथी। जी, सीबीएसई के लर्निंग स्टैंडर्ड्स फ्रेमवर्क हिंदी पर जब आप अपना फीडबैक देना चाहें तो कृपया इन निर्देशों का पालन करें। फीडबैक सिविस के प्लेटफॉर्म के द्वारा दी जाएगी। इस प्लेटफॉर्म का लिंक आपको ईमेल पे मिलेगा सीबीएसई से इस कंसल्टेशन के ठीक बाद। लिंक क्लिक करके आप इस पेज पे पहुंचेंगे। यहाँ पे प्लीज अपना पूरा नाम डालिए, जहां से आप अपना फीडबैक दे रहे हैं उस शहर को चुनिए, अपना ईमेल दीजिए और पासवर्ड यहाँ पे आप डालिए। अकाउंट क्रिएट करने के बाद
आप कृपया यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर एंट्री कीजिए। अपने सब डिटेल्स डालने के बाद आपको अपना ईमेल इनबॉक्स पे जाके एक कॉन्फर्मेशन लिंक के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। में दिए गए नीले बटन पर क्लिक करने पे आप यहाँ पहुंचेंगे। इस सारांश से आप लर्निंग स्टैंडर्ड्स फ्रेमवर्क हिंदी के बारे में थोड़ी और जानकारी पा सकते हैं। इन लिंक्स पे क्लिक करके आप पूरा दस्तावेज भी पढ़ पाएंगे। फीडबैक इसी पेज से दी जा सकती है। कृपया आप उन विकल्प को चुनें जो आपको सही लगते हैं। कई प्रश्नों में एक से ज्यादा विकल्प चुने जा सकते हैं और कई प्रश्नों में सिर्फ एक विकल्प चुना जा सकता है। आप उदाहरण और डिटेल फीडबैक भी दे पाएंगे। यदि आपके पास इस दस्तावेज के संबंधित कोई सवाल पूछने हो तो आप यहाँ डिस्कस और एंगेज पे जा सकते हैं। डिस्कस एंड एंगेज टैब पर जाकर अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। ये टैब इस वेबिनार के बाद सिर्फ 2 दिन के लिए खुली रखी जाएगी, तो कृपया जल्द से जल्द अपने प्रश्न पूछें। धन्यवाद। सिविस के सभी साथियों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। अब हम आपसे प्राप्त कुछ प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, तो मैं डॉक्टर मनीष और डॉक्टर अमित जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि उन्हें कुछ प्रश्न अतुल जी ने फॉरवर्ड किए हैं तो वो अपने प्रश्नों से शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद में मुझे 1-2 प्रश्न प्राप्त हुए हैं तो मैं उनका उत्तर देना चाहूंगा। तो मनीष जी, अमित जी या हिलाल सर, थैंक यू। मैं क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ कुछ। तो ओके। सबसे पहले सारे शिक्षक साथियों का बहुत आभार। उन्होंने बहुत सारे सजेशंस और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो समय को देखते हुए मैं 2 क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। एक हिलाल सर आपके लिए है, सीबीएसई के लिए है एक प्रश्न, और एक हिंदी विषय से जुड़ा हुआ प्रश्न है। सो हिलाल सर, प्रश्न सीबीएसई से जुड़ा हुआ ये है कि क्या कक्षा 11वीं और तथा 12वीं के लिए अगर कुछ सूचना है तो आप जरूर प्रदान करें। उनके लिए इस तरीके का कोई दस्तावेज बन रहा है क्या, तो उसके बारे में जानकारी चाहते हैं शिक्षक। बहुत सारे शिक्षकों ने ये पूछा है। मैं अभी आप सभी लोगों को ये सूचित करना चाहता हूँ कि कक्षा 11वीं और 12वीं हेतु हिंदी के लर्निंग स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क पर कार्य अपने लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। उसको हमें कुछ एक पुनरावलोकन प्रक्रिया से के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप बनाने का कार्य मिला हुआ है। जल्द से जल्द हम इसको पुनरावलोकन कराकर उसके बाद में इसको फाइनलाइजेशन की ओर लेके जाएंगे। तो ऐसा ही एक हम चाहते हैं कि ऐसा ही एक कंसल्टेशन परामर्श वेबिनार आयोजित कर आपसे भी आपके समक्ष भी उसको लाया जाए, ताकि आप भी उस पर अपनी प्रतिपुष्टि हमसे शेयर कर सकें और उसको अंतिम रूप देने में हमारी सहायता कर सकें। तो सर्टेनली डेफिनिटली काम अपने अंतिम चरण पर ही है हिंदी के लिए कक्षा 11वीं-12वीं के लर्निंग स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क पर। धन्यवाद। जी धन्यवाद हिलाल सर। अगला प्रश्न मनीष और अमित के लिए है। बहुत सारे शिक्षक साथी ये जानना चाहते हैं कि इन 2 वर्षों के दौरान बहुत सारे बच्चों का लेखन कौशल में बहुत कमी आई है। तो लेखन कौशल में किस तरीके से सुधार किया जा सकता है, उसके बारे में अगर आप कुछ जानकारी प्रदान करें तो।
जी। तो मैं प्रयास करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर देने का। तो जब हम लेखन की बात करते हैं तो उसमें दोनों तरह के लेखन माध्यमिक स्तर पे हम देखें तो हमें नज़र आते हैं और जिसकी आवश्यकता हमें प्रतीत होती है। वो औपचारिक लेखन भी है, अनौपचारिक लेखन भी है। यदि मैं सवालों को देखूँ तो बहुत सारे जो सवाल हैं वो अनौपचारिक लेखन या रचनात्मक लेखन से भी संबंधित हमारे पास आए हैं, जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जैसे कि कथा, कहानी लिखना, उसकी तरफ कैसे प्रेरित किया जाए या लेखन में जो इंटरेस्ट है वो समाप्त हो गया, उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो यदि इन सारी बातों को एक साथ रख कर देखने की कोशिश की जाए, तो पहला ज़िक्र तो मैं इसी स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट का करूँगा। इसमें आप पाएँगे कि इसके एनेक्सर 6 में जो कि लेखन और गद्यांश से जुड़ा हुआ रूब्रिक्स हमारे सामने प्रस्तुत करता है। ये बहुत स्पष्ट तरीके से 5 मुख्य बिंदुओं में ये बताने की कोशिश करता है कि लेखन में वो कौन से मुख्य बिंदु हैं, जिन पे ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, किस तरह से उन पे ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और उनके आकलन की प्रक्रियाएँ भी क्या हो सकती हैं? क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि वर्तनी पे अंक कैसे हों या किसी पे और पे अंक कैसे हों। तो यदि उन बिंदुओं का ज़िक्र करें हम तो जैसे जो विषय वस्तु है लेखन की वो कैसी है? केंद्रित है, अगर किसी एक विषय पे केंद्रित है तो वो उसका केंद्रित होना नज़र आ रहा है कि नहीं? वो उस विषय को उसके पूरे विस्तृत फलक में देख पा रही है कि नहीं? वो लेखन में ऐसी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि नहीं? पूरा लेखन का जो संगठन है वो कैसा है? बिखरा-बिखरा है या एक प्रवाह में है, एक फ्लो में है? ये है कि नहीं? लेखन की जो मूल संवेदना है, वो जो विषय है, वो उस मूल संवेदना को उभार पा रहा है कि नहीं? ऐसा कुछ कर पा रहा है कि नहीं? और उस लेखन में जो शब्दों का चयन है, किस तरह के शब्द वहाँ पे लिए गए हैं? क्या वो उस विषय से जिस देश काल परिस्थिति में वो लिखा जा रहा है, उससे उसकी प्रासंगिकता को बनाए हुए है या कृत्रिमता उनमें नज़र आ रही है? इसके साथ ही साथ वाक्य संरचना कैसी है? व्याकरण की दृष्टि से देखें तो वाक्य संरचना और वर्तनी जिस पे कि सवाल भी हैं और बहुत सारे। तो ये उसमें किस तरह से नज़र आ रहे हैं? वाक्यों का आपस में सामंजस्य है कि नहीं? वो जो हम कोहेरेंस की बात करते हैं, सीमलेसनेस की बात करते हैं, वो प्रवाह नज़र आ रहा है कि नहीं? टूट तो नहीं रहा है वो क्रम, व्यतिक्रम तो नहीं हो रहा है और इसके साथ ही साथ भाषा और शैली, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। लेकिन बात ये है कि ये लेखन हो कैसे? इसके लिए किया क्या जाए? तो बहुत ज़रूरी है कि हम पूर्व तैयारी के रूप में क्या कर रहे हैं। मैं अगर वहीं से कोट करने की कोशिश करूँ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये बहुत साफ-साफ शब्दों में कहती है कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जो साहित्यिक विरासत है, वो हमारे सारे पूरा साहित्य, हमारे फ़िल्में, हमारे संगीत, हमारा गीत, हमारी कलाएँ, वो सब कुछ उसमें शामिल है। तो क्या हम अपनी कक्षाओं में, शिक्षण प्रक्रियाओं में इन चीज़ों को शामिल कर रहे हैं? जब तक बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग तरह की पढ़ने को नहीं मिलेंगी, पूर्व तैयारी के रूप में, और उन पे बात नहीं की जाएगी कि कोई चीज़ कैसे लिख दी गई है, ये लिखने से क्या समझ में आ रहा है। कोई बड़ी बात कभी 2 लाइन में कह दी जाती है और कभी एक छोटी-सी बात पूरे-पूरे 1 डेढ़ पेज में कहनी पड़ती है। तो वो जो लेखन के अलग-अलग तरीके हैं, इनके नमूने जब तक बच्चों के पास, विद्यार्थियों के पास नहीं होंगे, तब तक वो लेखन को उसके पूरे विस्तृत फलक में, पूरे विस्तार में नहीं देख पाएँगे और जब नहीं देख पाएँगे, तो उनका अपना लेखन भी बहुत संकुचित होगा क्योंकि वो उन्हीं अनुभवों पर, उन्हीं उदाहरणों पर आधारित होगा, जो कुछ सीमित से उनके पास आए होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है और इसके साथ ही साथ फिर एक चीज़ और जो बहुत ज़रूरी हो जाती है कि लेखन के विषय कैसे चूज़ करें, हम कैसे विषय उनको दें। तो क्या ये विषय एकदम से अलहदा हैं या वो उनके अपने जीवन से, उनकी अपनी समस्याओं से, उनके अपने अनुभवों से, सपनों से, उनकी खुशियों से जुड़ते हुए हैं, जिसमें वो खुद को भी अभिव्यक्त कर पा रहे हैं क्या? ज़रूरी नहीं है कि हर बार विषय ये दें कि अपने बारे में लिखो। क्या और टॉपिक्स को चूज़ करके भी इनडायरेक्टली ये कहा जा सकता है कि वो अपने अनुभवों को, अपने विचारों को लिखें? क्योंकि जब वो अपनी बात आती है, अपना अनुभव आता है, तो लेखन अपने आप फ्लॉलेस हो जाता है और तब लेखन में रुचि भी बनती है लिखने वाले की। तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए और एक स्तर पे बच्चों को ये छूट भी देनी चाहिए। मुझे अ, वो आप सबने वो गाना सुना होगा मिलन पिक्चर में, सावन का महीना पवन करे शोर,
फिर सिखाने वाला कहता है कि शोर नहीं शोर। तो ये छूट होनी चाहिए भाषा में, विशेष रूप से जब हम लेखन की बात करते हैं, रचनात्मक लेखन की बात करते हैं, कि हम तद्भव शब्दों को यूज़ कर सकें उसमें, देशज शब्दों को यूज़ कर सकें उसमें, लोकोक्तियों को यूज़ कर सकें उसमें, जो उनकी अपनी, बच्चों की जो अपनी भाषा है, उसके जो शब्द हैं, उसकी जो वाक्य पूरी भंगिमाएँ हैं, वो उसमें नज़र आएँ। जब तक ये छूट नहीं मिलेगी, तब तक वो लिखने की तरफ उस तरह से अग्रसर नहीं होंगे, जैसी अपेक्षाएँ हम उनसे करते हैं। तो मुझे लगता है कि इतने कम समय में इसी तरह से मैं इसको कह सकता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद अमित जी। बहुत ही सुंदर आपने वर्णन किया कि किस तरीके से हम लेखन को और अधिक प्रभावी और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो इस सत्र में उपस्थित सभी शिक्षकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। हम सभी जानते हैं कि किसी समाज, किसी देश की स्थिति में सबसे अधिक बदलाव यदि कोई ला सकता है, तो वो केवल उसके शिक्षक हैं। छात्र आपके कड़े परिश्रम, विश्वास, देखभाल, मार्गदर्शन, समर्थन की वजह से खुद को इतना सक्षम बना सकेंगे कि हमारे समाज की तमाम विषमताएँ समाप्त हो जाएँगी। तो शिक्षक होना वाक़ई में एक बहुत बड़ा काम है। तो हम समय-समय पर आपकी अति व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आपसे सहयोग की अपेक्षा करते रहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार भी आप हमें निराश नहीं करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में इस फ्रेमवर्क को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए अपने मत और विचार हमसे साझा करेंगे। इस संबंध में यदि आपको कोई और भी जानकारी की ज़रूरत पेश आए, तो आप कृपया कर मेरी साथी डॉक्टर श्वेता सिंह, संयुक्त सचिव से संपर्क कर सकते हैं। मैं अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन के सभी विशेषज्ञों का हृदय से आभारी हूँ, जिनके पिछले 1.5-2 वर्षों के निरंतर व अथक प्रयासों के कारण इस फ्रेमवर्क का निर्माण संभव हो पाया है। मैं उन सभी सीबीएसई शिक्षकों का भी आभारी हूँ, जिन्होंने इस पुनरीक्षण हेतु एक से अधिक मौकों पर अपने विचार साझा किए हैं। इस सत्र में उपस्थित सभी शिक्षकों का आभार। मैं सीबीएसई के अपने सभी साथियों एवं निदेशक व अध्यक्ष महोदय का उनके मार्गदर्शन, उत्साहवर्धन और सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद।